नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव क्षितिज। देखिए, मैं पटना में हूँ और आज सुबह सुबह मेरे साथ हैं प्रशांत किशोर, देश के सबसे बड़े पोल स्ट्रेटजिस्ट। और मैंने कहा पटना में हूँ तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं बिहार के बेटे हैं और कह रहे हैं अब बिहार में ही रहेंगे, बिहार में ही पॉलिटिकल कबड्डी खेलेंगे, बिहार में ही जनसुराज लाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में कई बातें और कही जाती हैं। इन्होंने कितने प्रधानमंत्री बनाए, कितने मुख्यमंत्री बनाए, कितने हटाए, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। हम बात करेंगे बिहार की, क्योंकि हमारे दर्शक बिहार के हैं जी। तो देखिए प्रशांत जी, अब तो आप आ गए बिहार में पॉलिटिकल कबड्डी खेलने और आपने, हम देख रहे हैं कि आपने गमछा भी पहन लिया है। तो गमछा तो ओढ़ लिया, राजनीतिक लुंगी कब पहनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जनसुराज की आप बात कर रहे हैं। एक बार पहले भी आप आए थे और आपने कहा था कि हम बिहार की बात करेंगे, लेकिन आप चले गए कहीं और। कहीं मुख्यमंत्री बना रहे थे, कहीं किसी को बचा रहे थे, कहीं किसी को हटा रहे थे। बिहार की जनता कैसे भरोसा करे कि इस बार आप नहीं जाएंगे, खूंटा गाड़ कर बिहार में ही रहेंगे? देखिए, नेताओं के बारे में, अब तो आप नेता ही हो गए हैं। नेता ईश्वर की शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या क्या करते हैं यह भी आपको पता है। तो प्रशांत किशोर, थोड़ा सा हम अलग मानते हैं और आप जनसुराज की बात कर रहे हैं। आपकी विद्या है मुख्यमंत्री बनाना, मुख्यमंत्री हटाना, अब खुद करने आए हैं। आप कौन सी विद्या की कसम खाकर कहेंगे, क्या बोलता जो आपकी विद्या है कि बिहार छोड़कर नहीं जाऊंगा? देखिए, जैसा आपने कहा नेताओं के बारे में कि भाई लोग शपथ लेते हैं, कोई ईश्वर की, कोई संविधान की, और उसके बाद करते वही हैं जो उनके मन में होता है। तो किसी शपथ लेने से, कसम खाने से तो आप किसी पर विश्वास कर लें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूँ, आपके दर्शकों के माध्यम से बिहार के लोगों को आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि जो काम मैं करता था, जिसकी वजह से आप मुझे जानते हैं, कोई पोल स्ट्रेटेजिस्ट कहता है, कोई राजनीतिक सहयोगी कहता है, कोई चुनावी प्रबंधन का जानकार कहता है, वो काम मैंने 10 साल किया जी। 2011 से 2021 तक। 2021 में जिस दिन बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आए, उस दिन मैंने पब्लिकली ये घोषित किया कि अब ये काम मैं आगे नहीं करूँगा। उसके बाद 1 साल का समय लिया ये तय करने के लिए कि आगे क्या करना चाहते हैं। खूब सोच विचार के, सारे तरह के जो भी ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल थे, उन सब को देख के, परख के फिर तय किया कि भाई अब जाकर बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना, जिससे कि बिहार में सही मायनों में विकास हो। बिहार की दशा दुर्दशा जो अभी है उसको बेहतर बनाया जाए। इसके लिए अपना आने वाला कई साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी समय लगे उसको लगाना है। उसीलिए मैं यहाँ आया और आकर ये बात शुरू की है। आपने कहा कि एक बार आप पहले भी आए थे जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अपने दर्शकों को मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों को पहले से पता भी होगा, फरवरी 2020 में मैं आया था यहाँ पर। मैंने बात बिहार की एक चर्चा शुरू की थी। मैंने उसमें ये भी कहा था कि इसमें 10 लाख लोग एक बार डिजिटली जुड़ेंगे और 1 महीने के बाद मैं ग्राउंड पर उतरकर काम करूंगा। लोगों को ऐसा लगता है कि जब कोई आप शुरुआत करते हैं तो आपने शुरुआत करी, कल पार्टी बना लें, 3 महीने के अंदर में वो चुनाव लड़ जाए और फिर उसका आपको परिणाम दिखने लगे। मेरी सोच उसमें अलग है। मुझे लगता है कि बिहार को लेकर जो मेरे मन में परिकल्पना है, इसको करने के लिए थोड़ा लंबा समय लगेगा। 3 बरस लगे, 5 बरस लगे, 2 बरस लगे, लेकिन इसको 2, 3, 4, 5 महीनों में नहीं कर सकते और मैं करना चाहता भी नहीं हूँ। अब फरवरी 2020 में ये घोषणा मैंने की, बात बिहार की। मार्च से कोविड हो गया, जिसकी वजह से लॉकडाउन हो गया। और अगर आपको याद है तो मार्च से लेकर जून जुलाई का जो फेज है वो कोविड के लिए बड़ा भयावह, पहले कोविड का पहला फेज जिसको कहते हैं। ये दुर्भाग्य है कि उसी दौरान बिहार में चुनाव भी हुए। बिल्कुल। जब बिहार के हजारों लाखों लोग रोजी रोटी की तलाश में घर वापस आने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो जो यहाँ पर जो लोग भी पॉलिटिकल फोर्सेस जिसको आप कहते हैं, वो उनकी मदद करने के बजाय, उनके साथ चलने के बजाय, वो इस तैयारी में लगे हुए थे कि चुनाव करके कैसे जीता जाए। चुनाव के परिणाम भी आए और बिहार के नज़रिए से बड़ा
आप ये समझिए कि लैकलस्टर चुनाव था। ना किसी पार्टी को ऐसी बड़ी बढ़त मिली, ना किसी, और वो एक अर्थमेटिक का इलेक्शन था। मैं कहता हूँ, अगर मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, 2020 का जो चुनाव बिहार का है वो कई मायनों में उसका कोई बहुत महत्व नहीं। वो स्टेटस को किसी तरह जनता ने, क्योंकि जनता जो, अब मैं ऐसा समझता हूँ कि जनता के दिमाग में उस समय कोविड, उनकी सुरक्षा, जानमाल की सुरक्षा, रोजगारी की समस्या, जो लोग बाहर हैं वो कैसे वापस आ सके, उनकी चिंता थी। चुनाव की चिंता कम थी। इसलिए आपने देखा होगा जो चुनाव परिणाम आए, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टी और नेता कुछ भी दावा करें, और एज एनालिस्ट आप भी देखते होंगे, अगर आप 2020 के चुनाव को 2015 से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल राजनीतिक तौर पे लैकलस्टर चुनाव था, और सरकार भी ऐसी बनी है जो कि लैकलस्टर ही तरीके से चल रही है। तो आप बिल्कुल ये निश्चित जानिए कि मैं यहाँ पर हूँ, खूंटा गाड़ कर हूँ, और बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाला हूँ। इसमें कहीं कोई हिचक न रखें। मतलब आप बिहार को बदल कर ही रहेंगे? देखिए, बदलना तो मेरे हाथ में नहीं है, बदलना बिहार के लोगों को है। लेकिन मेरा जो प्रयास है, मेरी जो सोच है, मैंने जैसा आपको बताया कि मैं ऐसे व्यक्तियों में नहीं हूँ जो हम लोग भोजपुरी में कहते हैं बज के बूझना और बुझ के बजना जी। तो हम सेकंड वाले, हाँ। कुछ बूझ के बजने वाले। बूझ के बजने वाले। एक बार चीज़ों को समझ लें फिर ही उसमें उलझते हैं। जी। तो यहाँ आए हैं तो पूरी तरीके से हर पहलू को, जितनी भी भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है, हर पहलू को समझने के बाद ही यहाँ आए हैं, और ये मान कर आए हैं कि एक लंबी लड़ाई हो सकती है, कठिन काम है, क्योंकि 50-60 साल के बिहार के रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस या पिछड़ापन को और 13 करोड़ के लोगों की ज़िंदगी को कोई एक व्यक्ति, कोई एक दल एक दिन में या एक साल में ठीक कर दे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए इसके लिए एक नया प्रयास करना पड़ेगा, उस प्रयास में जुटे हुए। प्रशांत जी, देखिए, चलिए, अब आपने कह दिया कि आप बिहार में ही खूंटागार कर रहेंगे और बिहार को बदलने की कोशिश करेंगे, बिहार की ताकत के बूते, बिहार के लोगों के बूते। ठीक है, लेकिन देखिए, बिहार के बारे में एक बात कही जाती है कि जो बिहार की पॉलिटिकल केमिस्ट्री है, कि बिहार में 3 पॉलिटिकल ताकतें हैं, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी, और जिधर ये 2 होते हैं उधर ही सत्ता चली जाती है, हुकूमत चली जाती है। इस बात को 2019 के चुनाव में अमित शाह भी स्वीकार चुके हैं। तो जब ये 3 ताकतें मौजूद हैं तो इसमें फिर प्रशांत किशोर का स्पेस कहाँ बचता है और कहाँ दिख रहा है? आप कौन सा करिश्मा या कौन सा रोड मैप है कि आप बिहार में कुछ नया कर पाएंगे? देखिए, ये तो जैसे आप गाड़ी जब चलाते हैं तो ये एनालिसिस ऐसे है कि आप रियर व्यू मिरर में देख के चलाने वाली, पीछे की बात को देखने की। भाई, आप किसी भी राज्य को, बिहार क्यों, आप कोई राज्य उठा लीजिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई वहाँ स्पेस खाली है। कोई ना कोई वहाँ सत्ता में होगा, कोई ना कोई ऑपोजिशन में होगा, कोई ना कोई ऑपोजिशन को चैलेंज कर रहा होगा। अगर 100 व्यक्ति वोट करते हैं किसी भी चुनाव में, तो स्वाभाविक है कि जो वहाँ पॉलिटिकल फोर्सेज हैं वो 100 वोट तो उनमें बटा ही हुआ है। तो जब आप कहते हैं कि स्पेस खाली कहाँ है, तो स्पेस खाली जनता के दिमाग में होना है, पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं होना है। आप मुझे राज्य बता दीजिए कि प्रशांत जी ये राज्य है जहाँ पॉलिटिकल स्पेस खाली है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। अच्छा भाई, आप जिस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, तो आप मुझे बता दें कि प्रशांत जी ये राज्य है जहाँ सिर्फ एक रूलिंग पार्टी ही है या सिर्फ एक अपोजिशन पार्टी है, वहाँ चले जाइए, वहाँ स्पेस खाली नहीं होता है। स्पेस तो आपको संघर्ष करके खाली कराना पड़ता है, और जनता खाली कराती है। जनता खाली कराती है, बिल्कुल कराती है। और आप देखिए, बिहार में आप लोग पत्रकारिता करते हैं, आपको अनुभव भी लंबा है। एक जनरल सेंस बिहार में है कि कुछ नया होना चाहिए। बिल्कुल, आप ये सुनते हो, जनता के दिमाग में खुजली है, खुजली है, या ये है कि भाई बहुत हुआ। हम लोगों ने एक, जैसे मैंने आपको कहा बुझ के बजने वाली, तो पिछले साल मैंने एक बिहार में स्टडी कराई। उसमें आपको जानकर हैरानी होगी, करीब 67-68% लोग, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि किस कास्ट के हैं, किस पार्टी के सपोर्टर हैं, किस दल को मानते हैं, किस नेता के समर्थक हैं, उन्होंने कहा कि बिहार में कुछ नया होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि नया ज्ञानेश्वर जी होने चाहिए कि प्रशांत किशोर होने चाहिए वो, लेकिन जो आपने स्पेस की बात कही, जो हम लोग समझते हैं, जितना भी मेरी समझ है उसके हिसाब से, कि जनता के मन में वो स्पेस बना हुआ है। इसलिए कि एक 30-35 साल से व्यवस्था चली आ रही है, उसी को कभी चित कभी पट करके आप चला रहे हैं, और उससे जिस तरह का परिणाम लोगों को अपेक्षित था या जैसी आशा अपेक्षा थी जनता की, वो शायद उस पर खरा नहीं उतरे, या अगर उतरे भी तो भी लोकतंत्र की ये ताकत है। कई बार लोग समझते हैं कि चलिए ये बहुत हुआ,
अब किसी दूसरे के साथ ट्राई करते हैं। जितने विकसित देश हैं, ये भी बात बिहार के लोगों को समझने वाली है, जितने विकसित देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ एक 10 साल का लिमिट है। आप अमेरिका में 10 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं हो सकते हैं, चाहे आप जितने पॉपुलर हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप 10 साल में जब 2 बार आप सत्ता में रह लिए, तो आपने ऐसा जो भी आपके दिमाग में, जो आपकी समझ, आपकी टीम की ताकत थी, वो तो सब आपने ट्राई कर लिया। अब किसी दूसरे को मौका दीजिए। तो इसीलिए आप देखते हैं कि दूसरे बार के बाद जीत कर आना किसी भी पार्टी या सरकार के लिए इतना आसान नहीं होता है। भारत में भी तीसरी बार, चौथी बार लोग जीतकर बहुत कम आते हैं, और जो आते भी हैं वो तीसरे और चौथे टर्म में आकर कोई आमूल चूल बड़ी बात कर दें, ऐसा कोई एग्जाम्पल देश में है नहीं। रूटीन गवर्नमेंट चल सकती है। मुझे लगता है कि बिहार में एक रूटीन गवर्नमेंट जो चल रही है, अच्छी है खराब है वो अलग चर्चा है, लेकिन रूटीन काम है। रूटीन ही जैसे पहले चला रहे थे वैसे चलाए जा रहे हैं, उससे जनता धीरे धीरे ऊब चली है, मुझे ऐसा लगता है। तो मतलब आपको लगता है कि बिहार में अब रूटीन गवर्नमेंट ही चल रही है, बिहार के पास या बिहार का जो नेतृत्व है उसके बाद आगे की कोई सोच नहीं है, जिसके कारण? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके पास आगे की सोच नहीं है, लेकिन जो स्थिति है वो तो सबके सामने है। मैं बार बार लोगों को समझाने का जो प्रयास कर रहा हूँ कि जो बिहार की स्थिति है आज, बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे गरीब राज्य है, सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग बिहार में हैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग बिहार में हैं, सबसे ज़्यादा भुखमरी के शिकार लोग बिहार में हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सबसे ज़्यादा लोग आज भी बिहार में रहते हैं, सबसे ज़्यादा पलायन इस स्टेट से हो रहा है। ये तो सच्चाई है, ये किसी राजनीतिक विश्लेषण का मामला नहीं है, ये तूतू मैमे का विषय नहीं, ये चीज़ फैक्ट है। अब ये तब है जब आप 15 साल से सरकार चला रहे हैं, तो आप दावे जो करें, मैं कह रहा हूँ आपके सारे दावों को मैं मान रहा हूँ। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ कि आप काम नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग आके मुझे कहते हैं कि क्या आप कह रहे हैं कि नीतीश जी ने विकास नहीं किया? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल विकास किया। मैं तो सबसे सिरे से आगे से कह रहा हूँ कि उनके विकास किया, लेकिन उस विकास की रफ्तार या उसके आयाम ऐसे नहीं हैं जिससे कि बिहार की स्थिति बदले। जैसे मान लीजिए कि लालू जी ने गद्दी छोड़ी होगी, लालू जी जिस दिन सरकार में आए से 1990 में, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार की जो स्थिति थी देश में, वो 28वें नंबर की थी। मतलब देश में सबसे निचले पायदान पर थे। जिस दिन नीतीश जी सरकार में आए 2004 में, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से 2004-05 में, उस समय भी प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, मैं 4 इसलिए बता रहा हूँ कि डेटा तो 1 साल पहले का आता है, तो 2004 में भी प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार का नंबर था 28। अब आप 15 साल का आपने विकास किया, तो 2022 में भी प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से आप 28वें नंबर पर ही हैं। अच्छा, ये बात बिहार की जो मैंने शुरू किया था, मैं ये दर्शकों को बताना चाहता हूँ और आप लोगों को भी बताना चाहिए कि बिहार का जो ये अंडर परफॉर्मेंस है, आप बढ़ रहे हैं, ये काफ़ी नहीं है। आप दूसरों के तुलना में कितना बढ़ रहे हैं ये भी देखना है। 50 और 60 के दशक में बिहार देश के 15 सबसे अच्छे राज्यों में बिहार की गिनती होती थी। वेल गवर्नड स्टेट्स, जितने विकास के मानक थे उसमें बिहार टॉप 10, टॉप 15 में होता था। जो 67 से यहाँ राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ, कुछ लोगों ने मुझे ऐसा भी बताया कि आप सिर्फ लालू जी और नीतीश की बात क्यों कर रहे हैं। मैं लालू जी और नीतीश जी की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग बिहार की स्थिति के बारे में गहराई से समझना चाहते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये विकास की जो जर्नी रही है, ये 67 से डगमगाना शुरू की है। 65 ऑनवर्ड्स बिहार रिलेटिव टू अदर स्टेट्स इज़ अंडर परफॉर्मिंग। मतलब समझिए, अगर देश में 5% ग्रोथ है तो आप 4 से बढ़ रहे हैं या 3 से बढ़ रहे हैं, या कुछ राज्य ऐसे हैं देश में जो 8 के रफ्तार से बढ़ रहे हैं, आप 2 के रफ्तार से बढ़ रहे हैं। 67 से 90 तक आप पत्रकार रहे, आपको याद होगा, ये राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा, जिसमें 20 से ज़्यादा सरकारें आई और गई, जिसकी वजह से विकास, गवर्नेंस, ये सब जो है वो हाशिए पर रहा। आप 50 और 60 के दशक में जो आपको शुरुआती दौर में जो बढ़त थी, वो धीरे धीरे आपके हाथ से दूसरे राज्यों के मुकाबले निकल गई। अब जब 90 में राजनीतिक स्थिरता आई तो उस समय लालू जी की सरकार बनी। लालू जी का अपना एजेंडा, जब उनके लोग जो दावा करते हैं कि भाई विकास हुआ चाहे नहीं, हमारा एजेंडा सामाजिक न्याय था। मैं उनको हाथ जोड़ के नमन करके कह रहा हूँ कि हाँ भाई, आपने सामाजिक न्याय की बात कही और हम मानते हैं कि आपने किया वो काम, लेकिन उस दौर में आर्थिक विकास के मानकों पर आप और पीछे चलते गए। फिर जो नीतीश जी का दौर है 2004-05 से, न्याय के साथ विकास,
उसमें इन्होंने जो किया न्याय के साथ विकास, इसमें विकास इन्होंने ठीक है शुरुआत करी, ग्रोथ भी हुआ, लेकिन नीतीश जी के भी कालखंड को अब 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला 7-8 साल जिसमें कि पूरा का पूरा सरकार और राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसकी पूरी फोकस सिर्फ और सिर्फ विकास था। जो पहले 5 साल इन लोगों ने किया 2005 से 10 उसके परिणाम में उनको एक बड़ी बहुमत 2010 में मिली और उसी से फिर परेशानी शुरू हुई, क्योंकि उससे फिर आकांक्षाएं जो है वो बढ़ गई। जो 2 दल साथ में काम कर रहे थे उनकी आकांक्षाएं हो गई कि भाई मैं बड़ा कि आप बड़े, मैं क्यों नहीं आप क्यों, और सिर्फ बिहार क्यों, देश क्यों नहीं। उसका परिणाम ये हुआ कि राजनीतिक अस्थिरता का दौर फिर से शुरू हो गया 2012-13 से। आपने देखा भाजपा और नीतीश जी जो साथ में सरकार चला रहे थे वो अलग अलग हुए, फिर नीतीश जी ने अपने अकेले पे सरकार चलाई, फिर वो जब 14 में हार हुई तो उन्होंने मांझी जी को बना दिया कुछ समय के लिए, फिर मांझी जी को हटाकर खुद बने, फिर एक महागठबंधन हुआ, फिर 1.5 साल का महागठबंधन के बाद उन्होंने वापस फिर एनडीए में जाने का फैसला किया। अब ये जो सारी स्थिति है, फिर विकास कहीं पीछे नहीं रुक नहीं गया, वो पीछे चला गया। और प्रायोरिटी ये है कि कौन सा राजनीतिक समीकरण बनाएं और कैसे उसको होल्ड करें ताकि हम सत्ता में बने रहें। प्रशांत जी, 2015 के महागठबंधन की बात भी आपने कह दी जी। कहा यह जाता है कि उस महागठबंधन के डिजाइनर भी आप ही थे। नहीं देखिए, डिजाइनर तो हाँ पूरी कर लूँ, और लालू यादव जिनके बारे में आपने कहा कि सामाजिक क्रांति उन्होंने की, न्याय, हाँ सामाजिक न्याय, या ठीक है क्रांति तो बहुत बड़ा शब्द, हाँ ठीक है, सामाजिक न्याय की बात कर ले, सोशल जस्टिस की बात कर ले, लेकिन विरोधी कहते हैं कि वो जंगल राज के राजा थे। फिर नीतीश कुमार जिनके बारे में कहा गया कि न्याय के साथ विकास, विरोधी कहते हैं पलटू राम, ठीक है। लेकिन इन दोनों को आप एक साथ मंच पर ले आए क्योंकि आपको नरेंद्र मोदी के अश्वमेध रथ को रोकना था और बिहार ने अश्वमेध रथ को रोका। तो इन दोनों को लाना कितना कठिन था और दोनों को हटते हुए भी आपने देखा? देखिए, लाना कठिन इसलिए नहीं था क्योंकि ये एक तो उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति थी उसमें उन दोनों को भी ऐसा लगता था कि साथ में आकर ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। जो उसका मोडालिटीज़ है लाने का, उसमें थोड़ी बहुत भूमिका हम जैसे लोगों की हो सकती है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। मैं दर्शकों को बताना, क्योंकि कई लोग ये बता रहे हैं कि भाई आप तो महागठबंधन में काम कर रहे थे तो आज उनसे आप अलग क्यों हैं। हाँ। 2015 का जो चुनाव हुआ वो सिर्फ महागठबंधन राजनीतिक तौर पे ही नहीं हुआ, एजेंडे को लेकर पहली बार दलों ने अलग अलग घोषणा पत्र नहीं जारी किए थे। तीनों दलों ने महागठबंधन ने ये भी सुनिश्चित किया था कौन क्या भाषण करेगा, कि कौन क्या भाषण करेगा वो तो छोड़े, वो पूरा जो महागठबंधन है वो सिर्फ और सिर्फ विकास के 7 निश्चय जो नीतीश के 7 निश्चय करके बनाया गया था, 7 पॉइंट प्रोग्राम पर ही वो चुनाव कम से कम महागठबंधन की ओर से लड़ा गया था। उसके पीछे परिकल्पना ये थी कि भाई एक राजनीतिक व्यवस्था बने जो एग्जिस्टिंग फोर्सेस को एक साथ लाकर की गई है, लेकिन ये पुराने ढर्रे पर न जाएं। ये 7 जो मेन मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, इस पर ये काम करे। आप ये समझिए कि वो 7 मुद्दे जो तय किए गए थे वो किसी प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की सोच नहीं थे। उसको तय करने के लिए 40,000 गाँवों में बिहार में हम लोगों ने टीम भेजी, उनसे लोगों से पूछा, लिखा कि अगर 5 साल में, आने वाले 5 साल में आप अपनी सरकार से सबसे ज़्यादा क्या अपेक्षा रखते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि लोगों ने बताया नालियों का पक्कीकरण होना चाहिए, लोगों ने बताया बेरोजगारों को कुछ सहायता मिलनी चाहिए, लोगों ने बताया जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं उसको सरकार मदद करनी चाहिए, लोगों ने महिला आरक्षण की बात कही, लोगों ने बिजली की बात कही। तो आप जो 7 निश्चय के पॉइंट देखेंगे वो यही 7 पॉइंट थे। वो किसी राजनीतिक दल के ऑफिस में बैठकर लिखा हुआ घोषणा पत्र नहीं था। और उस चीज़ को जब वो बात बनाई गई तो नीतीश जी से, मैं आपके दर्शकों को शायद पहली बार बता रहा हूँ, मैंने कभी चर्चा नहीं की किसी चैनल पे, नीतीश जी से जब लंबी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा भाई ये होगा कैसे, इतना बड़ा कैसे होगा। तो साथ में ही उस बिहार विकास मिशन की परिकल्पना भी की गई कि जो बिहार की जो यहाँ पर शासकीय जो व्यवस्था है ये शायद इतनी मजबूत नहीं है कि इतने बड़े स्तर पे, टोटल उस समय जो बजट उसका एस्टिमेट किया गया था वो करीब 5 साल में 3 लाख करोड़ का विकास का बजट, जो कि इन 7 निश्चय के लिए तय किया गया था कि इसमें इतना खर्च आएगा। और नीतीश जी उसमें कई दिन तक बैठ के, ये उनका साधुवाद है कि उन्होंने वो प्रॉमिस करने से के पहले
सारी तरह के जो उसकी संभावनाएं हैं, क्योंकि देखिए उसी समय भाजपा ने, मोदी जी ने 1.5 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया था। उसके बदले में हम लोगों ने महागठबंधन से 7 पॉइंट एजेंडा घोषित किया था। एक एक पॉइंट का कैसे इसको किया जाएगा, कितना इसमें पैसा लगेगा, क्या खर्च आएगी, ये सारी चर्चा की गई थी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 15 में सिर्फ राजनीतिक एका नहीं हुआ था, जो आगे का एजेंडा होगा उसको भी तय हुआ। और उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए बिहार विकास मिशन के जरिए सरकार को और सुदृढ़ बनाया जाए, ताकि देश विदेश में जो लोग भी वो क्षमता रखते हैं या बिहार सरकार से जुड़कर इन चीज़ों को क्रियान्वित करने के लिए मदद करना चाहते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म भी बनाया जाए। वो बनाया गया, उसमें कुछ काम हुआ भी। जो आज सबसे ज़्यादा यहाँ चर्चा हो रही है नल के जल की, वो भी 7 निश्चय का, हर घर नल का जल, वो 7 निश्चय का परिणाम है। बड़ी शिकायतें आ रही है। वो ठीक है, अगर आप इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं करेंगे तो शिकायत आएगी ही। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 2015 अगर वो 7 निश्चय और बिहार विकास मिशन की जो परिकल्पना थी वो ठीक से उसको इम्प्लीमेंट किया गया होता, तो शायद आज स्थिति बिहार में बहुत बेहतर होती। हम सिर्फ राजनीतिक पहलू को देखते हैं, उसका जो शासकीय और जो गवर्नेंस का एस्पेक्ट है उसको आप ध्यान नहीं देते हैं। भटक गया वो। अब ये तो आपको नीतीश जी से पूछना चाहिए, भटक नहीं गया। देखिए फिर वही बात होती है, जब 2 साल तो वो पूरे मोजों से चला। राजनीतिक तौर से जो मैं बात बता रहा हूँ कि जब उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं महागठबंधन से अलग हट के अब मैं ये वापस एनडीए में जा रहा हूँ, तो एक नई राजनीतिक व्यवस्था बन गई। उस राजनीतिक व्यवस्था में शायद वो उस तरह की प्रायोरिटी 7 निश्चय का नहीं रहा, क्योंकि वो तो महागठबंधन का प्रोग्राम था, उसकी प्रायोरिटी थी। अब ये नया आ गया। अब जैसे इन्होंने बाद में जब चुनाव लड़ा तो भाजपा ने एक अलग घोषणा पत्र जारी किया है, इन्होंने अलग किया है। सिर्फ और सिर्फ 2015 में ऐसा हुआ था, और आप इसको जाकर चेक कीजिए कि आरजेडी ने या कांग्रेस ने कोई घोषणा पत्र नहीं जारी किया था, जदयू ने कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया था। सिर्फ एक 7 निश्चय की परिकल्पना को घोषणा पत्र के तरह इशू किया गया था कि हम सरकार में आए तो ये 7 चीज़ें प्रायोरिटी पर हम करके दिखाएंगे। हाँ जी, अब तो बहुत राजनीति आगे बढ़ चुकी है और बिहार का माहौल देख रहे हैं, तनातनी का माहौल है। क्या आपको लगता है कि महागठबंधन को तोड़ना, एनडीए के साथ जाना नीतीश कुमार की तब की भूल थी, या आज फिर से महागठबंधन का कुछ स्वरूप आपको दिखाई पड़ रहा है? नहीं जी, मैंने ये बात पहले भी जवाब दिया, जब मैं उनके साथ था तब भी कहा, जब भी आप कोई राजनीतिक मैंडेट लेते हैं, जनता ने आपको वोट किया, अगर उसमें कोई आप मूलभूत परिवर्तन करते हैं तो नैतिकता तो यही कहती है कि आप जनता के पास फिर से जाइए। अब आप महागठबंधन के नाम पर आपने वोट लिया और फिर 17 में आप उसको छोड़कर एकदम धुर विरोधी, जिसके खिलाफ मैंडेट था, उसके साथ जाके सरकार बना ली। एक बार को मान भी ले कि भाई किन्हीं कारणों से आप ये करना चाहते थे बिहार के विकास के लिए, जैसा वो दावा करते हैं, अगर वो मान भी लें तो मेरी समझ से, और मैंने पहले कहा, उनके साथ रहते हुए कहा कि मेरी समझ से नीतीश जी के राजनीतिक कद और उनके जो मोरालिटी, राजनीतिक मोरालिटी जो है, उसके नज़र में उनको फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए था। अगर वो लेते तो नीतीश जी का कद बड़ा होता, उनकी ताकत सरकार चलाने के लिए बेहतर होती। क्योंकि जब जनता का आप पिछले दरवाजे से घुसते हैं तो कहीं ना कहीं मन में आपके वो बात रहती है, और आप में जिसको कहते हैं ना, वो आँच दिखेगी नहीं, वो कॉन्फिडेंस दिखेगा नहीं, क्योंकि आप जनता से दूसरी बात कह के आए हैं, सरकार दूसरे फॉर्मेशन में बना लिया। और आपने देखा होगा जो लोग नीतीश जी को फॉलो करते रहे हैं, नीतीश जी 2009 और 10 के नीतीश जी, 2015 के नीतीश जी और 2017 के बाद के नीतीश जी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये फ़र्क क्यों है? व्यक्ति तो वही है, बिहार वही है, उनका अपना काम करने का तरीका भी वही है। फ़र्क इसलिए है कि जो आपने 17 में किया, उससे आपकी कहीं ना कहीं राजनीतिक मोरालिटी पर वो आपकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो गई, जिसकी वजह से आप में वो कभी अंदर से आत्मविश्वास आएगा ही नहीं। अगर उस समय, मैंने उस समय कहा था कि अगर हमें चेंज भी करना, अगर आप चेंज भी कर रहे हैं तो आप नया मैंडेट ले लीजिए, और जनता ने मैंडेट दिया होता, अगर आप सही मुद्दे पर जा रहे थे तो आपको मैंडेट मिलता, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फिर सरकार चला सकते थे कि भाई हमें जनता का, डेमोक्रेसी में जनता ही तो मालिक है। और जनता का आशीर्वाद अगर आपके पीछे नहीं रहेगा और आप कोई गणित के आधार पर सरकार बनाएंगे तो दोनों सरकारों में, उसके कैरेक्टर में, उसके काम करने की क्षमता में, व्यक्ति चाहे भले सेम हो, इस बात को खूब गहराई से आप खूब समझते होंगे और दर्शकों को भी समझना चाहिए, व्यक्ति का महत्व नहीं है, महत्व इसका है कि जनता ने मैंडेट किसको दिया है। अगर मैंडेट दिया है तो ही आप सरकार को ठीक तरीके से चला पाएंगे। और आप देख रहे हैं
कि 2020 में जब ये जीत कर आए, कोविड के बीच में इन्होंने चुनाव कराया और उस समय ये कहते कि भी नहीं हम प्रेसिडेंट रूल लागू होने दीजिए, हमारा ध्यान तो सिर्फ बिहार के लोगों की कोविड में मदद करने की है, वो तो किया नहीं। जल्दी आनन फानन में चुनाव कराए, आनन फानन में नतीजे आए। जो नतीजे आए हैं वो ऐसे आए हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। रूटीन गवर्नमेंट चलाने के अलावा इन नतीजों के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप मेरा जिस दिन नीतीश जी ने शपथ लिया है उस दिन का ट्वीट निकाल के देख लीजिए। मैंने ये नहीं कहा है कि आने वाली सरकार अच्छी होगी खराब होगी, मैंने ये कहा है कि आने वाली सरकार लैकलस्टर गवर्नमेंट होगी, कुछ कर नहीं सकेगी, क्योंकि नंबर ऐसे हैं कि आप कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। प्रशांत जी, पिछले महीने तो आपकी नीतीश कुमार से भी मुलाकात हुई थी, मुझे नहीं पता लालू यादव से आपकी बात हुई कि नहीं हुई, लेकिन जो माहौल दिख रहा है, क्या आपको लगता है बिहार में फिर से महागठबंधन एक आकार ले सकता है? नहीं, देखिए, मेरी नीतीश जी से जो मुलाकात हुई थी दिल्ली में हुई थी, पिछले महीने नहीं 2 महीने हो गए करीब, मुझे अगर ध्यान है। नीतीश जी को यहाँ कोरोना हो गया था, जब उसके बाद फ़ोन से मैंने, एक सामाजिक शिष्टाचार है मेरे से उनके अच्छे संबंध रहे, मैंने हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया। उसी संदर्भ में जब वो दिल्ली आए तो उनसे मुलाकात हुई, बैठ के खाना खाया, बातचीत किया। उसके बाद मेरी कोई मुलाकात हुई नहीं है। लालू जी से भी कभी कभार जब बात होती है तो फ़ोन पर हालचाल कुशल क्षेम, कोई ऐसी बड़ी राजनीतिक बात हो गई, उन्होंने फ़ोन कर दिया, मैं तो उनको फ़ोन कर नहीं सकता हूँ क्योंकि वो जब तो बाहर आ गए। नहीं, अभी नहीं, मतलब पहले ज़्यादातर समय जो है, लेकिन जब वो फ़ोन करते हैं तो बात कभी हो गई। अच्छा। और वो नॉर्मल कुशल क्षेम, भाई स्वास्थ्य अच्छा है, क्या कर रहे हैं, क्या ये दोनों भाई एक हो सकते हैं फिर से, कभी आपको लगता है? नहीं, ये बात तो आपको उनसे पूछना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा संभव है। अच्छा, देखिए, आप 2020 के रिजल्ट के बारे में कह रहे थे, जेडीयू नंबर 3 की पार्टी हो गई, लेकिन नीतीश कुमार को लगता है कि उन्हें नंबर 3 बनाया गया और इसमें नरेंद्र मोदी के हनुमान के रूप में काम कर रहे थे चिराग पासवान। पीछे कौन था, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, नीतीश कुमार ज़्यादा बेहतर समझते हैं। क्या लगता है कि नीतीश कुमार के साथ बैकफायर हो गया था 2020 में? देखिए, जब आप अपनी राजनीति दूसरे पे डिपेंडेंट होकर करेंगे तो आपको इस तरह की स्थितियों से दो चार होना ही पड़ेगा। आपने अपनी ताकत बनाई नहीं, आप किसी के गठबंधन, किसी के व्यवस्था, किसी के कोऑपरेशन के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो सामने वाले ने कोऑपरेट किया कि नहीं किया, कम किया या ज़्यादा किया, ये तो हमेशा चर्चा का विषय रहेगा। लेकिन ये तो सत्य है कि भाई जो नीतीश जी के नाम पर जैसे वोट पड़ता था, मान लीजिए कि 2010 के चुनाव को आप देख लें, वो चाहे भाजपा का टिकट लड़ने वाला हो, भाजपा का प्रत्याशी या जदयू का, मुसलमानों का वोट मिल गया, सबको ना नीतीश जी के नाम पर वोट पड़ता था। जब वो ताकत आपकी कम हो गई तो फिर स्वाभाविक है, मैं आप पर डिपेंडेंट हूँ, तो आप चाहें तो मदद करें, आप चाहें तो मदद न करें, आप चाहें तो थोड़ी परेशानी कर सकते हैं। अब इन चीज़ों का कोई तथ्य नहीं है। एक चीज़ क्लियर है कि भाई जदयू एज ए पार्टी की ताकत जो पहले थी वो कम हुई है। नीतीश कुमार एज ए ब्रांड, एज ए लीडर का जो चमक है, वो चमक 2017 की घटना के बाद से कम पड़ी है, फीकी पड़ी है। तो स्वाभाविक वो परिणाम वो दिखाते हैं। कौन कितना वोट काट लिया, किसने बढ़ा दिया, किसने घटा दिया, ये एक एक्सक्यूज़ है। आफ्टर भाई आप चुनाव लड़ने जा रहे थे तब तो आपने यही कहा था कि भाई चिराग की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता कि चिराग की वजह से ही सब होने वाला है तो आप उसको साथ रख सकते थे। वो तो साथ में एनडीए में ही थे चिराग जी उस समय, तो आपको उस समय ओवर कॉन्फिडेंस था या आपको सही स्थिति का आकलन नहीं था। लेकिन जो मूल बात है राजनीति में या किसी भी फील्ड में, अगर आप दूसरे पे आश्रित हैं या दूसरे पे डिपेंडेंट हैं तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। चलिए, लालू नीतीश से हम लोग अलग हटते हैं, प्रशांत किशोर की बात करते हैं, बिहार को बदलने की बात करते हैं। तो बिहार को बदलने आप चले हैं, आपके पास फार्मूला कौन सा है? नरेंद्र मोदी का गुजरात फार्मूला, योगी आदित्यनाथ का यूपी फार्मूला, ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल फार्मूला, या फिर नीतीश लालू वाला महागठबंधन फार्मूला? जैसा मैंने आपको बताया, बिहार में 50-60 साल से अलग अलग सरकारें चली हैं और बिहार की स्थिति जो है वो हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग आज भी सबसे निचले पायदान पे हैं। तो जो भी फॉर्मूला होगा वो एक नया फॉर्मूला होना चाहिए और वो बिहार के लोगों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। बिहार के लोगों के द्वारा? जी, देखिए, ये सबसे बड़ी प्रशांत किशोर की ये ताकत नहीं है कि वो नया फॉर्मूला बना दें। कोई व्यक्ति अगर आकर ये दल दावा कर रहा है कि हमको वोट दे दो, हम बिहार को सुधार देंगे, तो उसमें दो ही बात हो सकती है। या तो उस आदमी के पास समझ नहीं है, वो बेवकूफ़ है, या सिरे से सबको बेवकूफ़ बना रहा है। ये संभव ही नहीं है कि 13 करोड़ लोगों की ज़िंदगी, 60 साल का अंडर परफॉर्मेंस, कोई एक व्यक्ति भगवान का भेजा हुआ दूत है जो आएगा और सब सुधार देगा। तो मेरा फॉर्मूला जो है
वो ये है कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है, और उस व्यवस्था के मैं 3 स्तंभ बता रहा हूँ। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। बिहार के वो सारे लोग जो सही लोग हैं, जो बिहार के खुशहाली और बदहाली में अपना भविष्य, उनका भविष्य जुड़ा हुआ है, वो लोग जो बिहार के मुद्दों को समझते हैं, वो लोग जो अपने स्तर पे कुछ न कुछ सुधार बेहतरी के लिए जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात वो लोग जो कि बिहार में ये समझते हैं कि बिहार को बदलने का जज्बा जिनके मन में अभी कायम है, वो लोग सही लोग हैं मेरी समझ से। अब किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन अगर आप सही लोग ढूंढने निकलेंगे तो जैसे दही में से मत्ते मत्ते मक्खन निकल ले जाता है, वैसे हज़ारों लोगों में से कुछ लोग ज़रूर सही निकल जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्यों सही लोगों की ज़रूरत है? आप बिहार के 30 वर्ष के राजनीतिक परिवेश का अगर को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी विधायक रहे हैं या एमपी रहे या जो राजनीतिक तौर से जो महत्वपूर्ण जिनके हाथ में सत्ता रही है, मिला जुला के ये 1200 से 1500 परिवार हैं जिनके हाथ में सत्ता रही है। वो चाहे दल कोई रहे, नेता कोई रहे, मुख्यमंत्री कोई रहे, यही 1200-1500 परिवार हैं जो इस राज्य को चला रहे हैं। स्थिति हम लोग के सामने है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इनमें से कुछ अच्छे लोग होंगे, लेकिन बहुतेरे लोग ऐसे हैं। बिहार में 3-3.5 करोड़ से ज़्यादा परिवार रहते हैं। 13 करोड़ जो पॉपुलेशन है, 3-3.5 करोड़ परिवार रहते हैं। हम लोग को ये मान लेना कि यही 1500 परिवार या यही 1500 लोग ही सब जानते हैं, इन्हीं को समझ है, इन्हीं के पास इंटेंट है, वो तो गलत होगा। उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, नए लोगों को आने की ज़रूरत है। एक साथ जब वो आएंगे और सही सोच के साथ आएंगे। सही सोच क्या है? आपने कहा कौन सा मॉडल, हमने कहा जन सुराज। उस सोच को मैंने नाम दिया जन सुराज। जन सुराज कोई दल नहीं है, कोई मंच नहीं है, आज तो बिल्कुल नहीं है, ये एक सोच है। क्यों है भाई? आप चाहे बिहार में शिक्षा सुधारना चाहते हैं, रोजगारी लाना चाहते हैं, स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं, रोड बनाना चाहते हैं, औद्योगिकीकरण करना चाहते हैं, जो काम भी आप करें उसके लिए तो मानेंगे सुराज होना चाहिए। भाई आज़ादी चाहिए थी तो आपने कहा स्वराज मिलना चाहिए। उसी तरह इन सारे समस्याओं को सुधारने के लिए सुराज होना चाहिए, गुड गवर्नेंस होना चाहिए। अब गुड गवर्नेंस को लेके भारी विवाद ये है कि किस चीज़ को आप गुड गवर्नेंस माने। अब ये देखिए, फ्लाईओवर बना हुआ है, म्यूजियम बना हुआ है। नीतीश जी एक दावा कर सकते हैं कि भाई जो हमने ये किया है ये मेरे सुशासन या सुराज का नतीजा है। लेकिन अगर आपके गांव में पानी नहीं है, आपके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, या आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में दवा और डॉक्टर नहीं है, तो आपके लिए ये सुराज नहीं है। पढ़ाई लिखाई दवाई पर हम लोग आ रहे हैं। नहीं, मैं आ रहा हूँ उस पर। मैं पहले इस कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहा हूँ। तो जो गांधी जी ने कहा कि जब आप नीति निर्धारण करते हैं या सरकार चलाते हैं तो ये देखिए कि पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति वो आपके फैसलों से, आपके नीतियों से, आपके सरकार चलाने से उसके जीवन में कुछ बेहतरी हो रही है कि नहीं हो रही है। इसलिए इसका नाम दिया जन सुराज। ये नीतीश सुराज नहीं है, प्रशांत सुराज नहीं है, आरजेडी सुराज नहीं है, मोदी सुराज नहीं है। जो जनता का सुराज है, जो जनता के मानदंडों पर खरा उतरे वो सुराज, इसलिए उसका नाम दिया जन सुराज। तो सही लोग, सही सोच, और तीसरी बात मैंने कही सामूहिक प्रयास। जो मैंने बात आपको अभी 2 मिनट पहले बताई कि लोगों को ऐसा लगता है प्रशांत किशोर आ गए या कोई व्यक्ति आ गया, उसने एक दल बना दी, सबको कहा, अपना फोटो लगा दिया, अपने पिताजी का फोटो लगा दिया, कहा भाई हमको वोट दे दो, मैं सबको तार दूंगा, सबकी स्थिति सुधार दूंगा। इससे बड़ी बेवकूफ़ी वाली कोई बात नहीं हो सकती है। अगर आप दल बनाते भी हैं तो उसको इस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था उसकी ऐसी होनी चाहिए कि सारे अच्छे लोगों को उसमें जगह मिले, उनकी क्षमता के अनुसार मिले। अब बहुत सारे विशेषज्ञ ये कहेंगे, विश्लेषक या सामान्य लोग भी मेरे से आके कहते हैं भैया ये होगा कैसे, कैसे दल चलेगा। मैं उनको बताता हूँ कि देखो, आज़ादी से पहले एक व्यवस्था थी कांग्रेस की। आप किसी वर्ग, किसी समुदाय, किसी अनपढ़ थे, पढ़े लिखे थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, अगड़े थे, पिछड़े थे, पढ़े लिखे थे, जो भी थे, आप आज़ादी की लड़ाई में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते थे तो आप कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर जाकर शामिल हो जाते थे। और कांग्रेस की लोकतांत्रिक व्यवस्था, उस समय की कांग्रेस, आज वाली नहीं, जो महात्मा गांधी वाली कांग्रेस थी, उस कांग्रेस की लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो ताकत थी कि आपको अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ रोल मिल जाता था। कोई गांव में काम करने लगा, कोई धरने पे बैठा, कोई जेल भरो किसी ने किया, कोई जिले और ब्लॉक में काम कर रहा है, कोई देश के स्तर पे पहुंच गया। वो जो लोग नेता बने, जिन्होंने आज़ादी दिलाई,
कांग्रेस उनके परिवार की या उनके जाति की पार्टी नहीं थी। वो कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म था जिसने कि सामूहिक प्रयास का एक व्यवस्था दिया, जिसमें सब व्यक्ति जुड़ के लोकतांत्रिक तरीके से जो भी चाहे वो भाई गांधी जी ने तो कांग्रेस बनाई नहीं थी, कांग्रेस तो उससे पहले 30 साल से थी। अपना योगदान दिया, जो भी चाहे उन्होंने किया, और हर साल या दूसरे साल एक नया अध्यक्ष चुनकर आता था, चर्चा होती थी, एजेंडे तय होते थे। जिन गांधी ने कांग्रेस को इतनी बड़ी जगह दी, उनके खिलाफ, उनके इच्छा के खिलाफ ही सुभाष चंद्र बोस लड़कर चुनाव जीत कर आ गए। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहिए। तो जो मैं राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ बिहार में ये किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, और दूसरा राजनीतिक तौर से मेरा अपना देश का अनुभव ये रहा है कि बिहार में बाकी कुछ हो या ना हो, राजनीतिक तौर से लोग बहुत प्रबुद्ध हैं। जैसे लोग कहते हैं कि गुजरात में बच्चे को छोटी उम्र में ही समझ होती है कि बिजनेस कैसे करना है। यूपी बिहार के जो लड़के हैं इनको कुछ आए ना आए लेकिन राजनीति की समझ है। तो अगर देश में कोई ये प्रयास कहीं किया जा सकता है तो वो बिहार में किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ ज़रूरत भी है और लोग हैं जिनको ये समझ है। अगर 100 साल पहले एक लोकतांत्रिक कांग्रेस बन सकती है तो बिहार में ऐसा प्रयास क्यों नहीं हो सकता है, और होगा तभी आगे क्या विकास करा सकते। तो ये प्रयास आप करेंगे क्या? बोल, अभी तो आपने जनसुराज की बात करी है, अभी आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई नहीं है, और मैं कभी बनाऊंगा भी नहीं। अच्छा, मैं व्यक्तिगत नहीं बनाने वाला हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा अगला 12 महीना 15 महीना पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, समर्पित है कि मैं सही लोगों से जाऊं, बात करूं, समझूं, उनसे सीखूं, अपनी बात उनसे साझा करूं, सबको समझाऊं कि भाई एक मंच पर एक साथ आना पड़ेगा, जनसुराज की सोच से आगे बढ़ना पड़ेगा और बिहार की स्थिति को बदलने के लिए एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। मेरा पूरा जो अगला 1 साल 1.5 साल का जो मेरा प्रोग्राम है, जो मैं देख सकता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ इस पर है कि इस व्यवस्था को खड़ा कैसे किया जाए, इस नई राजनीतिक व्यवस्था को बनाया कैसे जाए। फिर अगर सब मिलकर तय करेंगे कि हमें दल बनाना है तो दल बनाया जाएगा। फिर उसमें वो ये भी तय किया जाए कि उस दल को चलाया कैसे जाएगा, कौन लोग चलाएंगे, उसको लोकतांत्रिक तरीके से करके दिखाएंगे। ये थोड़ा आपको टेढ़ा अभी लग सकता है लेकिन बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन जो बड़ी बात है कि अगर इसको आप सफलतापूर्वक कर दें तो आप भी मानेंगे तो उससे परिवर्तन आएगा। बिल्कुल, उससे सिर्फ सत्ता नहीं बदलेगी, सत्ता के साथ साथ व्यवस्था भी बदलेगी। ये प्रशांत किशोर की उम्र क्या है, लालू यादव की उम्र क्या है, नीतीश कुमार की उम्र क्या है। प्रशांत किशोर के पास अवसर है, नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या होगा पता नहीं। लालू यादव की विरासत तेजस्वी यादव संभाल पाएंगे या फिर अखिलेश यादव हो जाएंगे, आप तो ज़्यादा बेहतर समझते हैं जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं। जेडीयू का भविष्य क्या आप नीतीश कुमार के बाद देख पा रहे हैं कुछ? देखिए, ये उनकी सोच, उनका विषय है। उनकी पार्टी की व्यवस्था भी आपने देखी है, देखी हुई है। देखिए, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में अगर आप उसके दरवाजे बंद कर देंगे, गंगा से अगर कोई गंगोत्री बंद कर दे, नया पानी आना बंद हो जाए, तो गंगा जैसी महान नदी भी वो भी धीरे धीरे एक साधारण नदी या नाले में परिवर्तित हो जाएगी। तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, चाहे वो आरजेडी हो कि कांग्रेस हो कि जदयू हो, उसमें नए लोगों की अगर आमद रुक जाए, अगर उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक तरीके से आप नहीं, आंतरिक लोकतंत्र को उसमें आप नहीं चलाएंगे तो धीरे धीरे उसकी ताकत कम होती जाएगी। ये बात आप लिख के रखिए। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जिसका हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, आज उसकी ये हालत क्यों है? उसकी एक बड़ी वजह यह है कि नए लोग कांग्रेस से जुड़ना, उन्होंने बहुत तरह के लोग एनालिसिस करते हैं। मैंने अभी जो कांग्रेस से चर्चा की, तो अगर मैं आपको बताऊं, बाकी बातों को तो छोड़ दो, प्राइवेट में कही गई है, कह नहीं सकता हूं, लेकिन जो मूल में उसके बात है कि भाई आपको ओरिजिनल कांग्रेस की तरह बनना पड़ेगा, जिसमें समाज के लोग खुद से ज्वाइन करते थे, और उसको ज्वाइन तब करेंगे जब उसको समझ में आएगा कि भाई एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें मेरे लिए कुछ करने का अवसर है। ये जो पार्टियों की आप बात कह रहे हैं, किसी को विरासत मिल गई, किसी को नहीं मिली, किसी का विरासत वाला कोई है नहीं, अल्टीमेटली अगर उसमें नए लोग, बिहार के नए लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, नए लड़के युवा उसके भागीदार नहीं बनेंगे, तो उस पार्टी को धीरे धीरे खत्म ही हो जाना है। आज हो या 10 वर्ष के बाद खत्म ही हो जाना है, बिल्कुल खत्म हो जाना है, या उसकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। आप देखें 80 के दशक में ऐसे 20 पार्टी थे सोशलिस्ट ग्रुप्स के द्वारा चलाया जाना। 80 के दशक में भाजपा सोशलिस्ट ग्रुप्स के मुकाबले 1/10 या 1/3 की पार्टी रही होगी। धीरे धीरे भाजपा बड़ी हो गई और ये सारे सोशलिस्ट पार्टियां, सो कॉल्ड सोशलिस्ट पार्टियां खत्म हो गई। तो ये आपको, हमको लगता है, आप कांग्रेस का पराभव देख लीजिए। पिछले 40 साल में कांग्रेस पार्टी 1984 के बाद
इस देश को जीत नहीं पाई है। प्रशांत ये जी, क्यों हुआ है? आप अगर नए लोग की आमद आपके यहाँ रुक गई, तो आप खत्म हो जाएंगे। बंद कर देंगे या बंद हो गई, क्योंकि आपके क्रियाकलाप से, आपके पार्टी के चलाने के तरीके से नए लोग आना बंद हो गए। नए लोग जब आना बंद हो गए तब तो फिर वो म्यूजिकल चेयर हो गया। जो घर के अंदर 10 लोग बैठे हुए हैं उसी में से आप घुमाते रहिए, नया आदमी तो आ नहीं रहा है। तो ये राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है कि भाई आप में नए लोग जुड़ने चाहिए, प्रवाह बना रहना चाहिए। अच्छा, आपने दिल्ली में एक इंटरव्यू में कहते कहते कह दिया था कि जेडीयू से तो आपको मार कर भगाया गया था। नहीं, उन्होंने ये कहा कि जदयू आपने छोड़ी कि उन्होंने हटाया, तो मैंने कहा भाई उन्होंने हटाया। उन्होंने हटाया, और हटाने का जो विषय था, उन्होंने कहा कि पार्टी का जो एनआरसी सीए एनआरसी पर जो स्टैंड था, इससे उन्होंने मुझे पाया कि भाई मैं उस पार्टी के वर्किंग पैरामीटर के अंदर काम नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए, जदयू के, मैं उस समय उनका उपाध्यक्ष था, जदयू की आंतरिक बैठकों में एक बार नहीं कम से कम 3 या 4 अवसरों पर इस पर आधिकारिक तौर पे चर्चा हुई। उसमें यह तय किया गया कि भाई हम सीए एनआरसी के खिलाफ हैं। उसके बाद अचानक से मुझे एक दिन खबर मिल रही है कि भाई पार्लियामेंट में पार्टी ने वोट कर दिया सीए एनआरसी के पक्ष में। तो मैंने नीतीश जी से बात की कि साहब हम लोग तो इसके खिलाफ में हैं, ये फिर वोट क्यों कर दिया? तो उन्होंने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग बिहार में लागू नहीं करेंगे। और उन्होंने लागू किया भी नहीं, विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है। लेकिन फिर मुझे जो मेरे से उनका जो रियल डिफरेंस हुआ कि भाई अगर हमें करना ही नहीं था तो हमें फिर बिहार वहाँ जाकर पार्लियामेंट में वोट करने की ज़रूरत क्या थी? तो ये जो दोनों साइड को साधने का प्रयास है, मुझे लगता है उससे दिक्कत है। नीतीश जी भाजपा के साथ रहना चाहते हैं तो खुल के रहिए। मैंने ये पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, आप दोनों साइड नहीं साध सकते हैं। दोनों साथ नहीं। कि आप पार्लियामेंट में बीजेपी के साथ हो गए, स्टेट में कोई दूसरी बात कर रहे हैं, स्टेट में कुछ बात कह रहे हैं, पार्लियामेंट में कुछ कह रहे हैं। उससे क्या है कि राजनीतिक तौर पे लोग ये समझते नहीं कि भाई आप करना क्या चाहते हैं। और वो दिख रहा है, जदयू के परफॉर्मेंस में दिख रहा है। एज ए राजनीतिक लीडर नीतीश कुमार की चमक देख लीजिए। जब आपकी क्लैरिटी है, आपके एमपी एमएलए हो ना हो, लेकिन ये लोगों को पता है कि भाई आदमी जो कह रहा है वो ये कह रहा है, और ये इससे आप चाहे तो जुड़े, ना चाहे तो ना जुड़े। लेकिन अगर आप सबको साधते रहेंगे, संभव नहीं होगा कि भाई सीए एनआरसी को पार्टी में कह दिया नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में सपोर्ट कर दिया, विधानसभा में उसके खिलाफ बोल दिए, तो इस कन्फ्यूजन से परेशानी थी मुझे। प्रशांत जी देखिए, अब तो बिहार की जब पॉलिटिकल कबड्डी की हम बात करते हैं तो बिहार की राजनीति में जाति का बड़ा महत्व है। और आपकी जो जाति है, यदि हम कई सारे व्यूअर्स से जानना भी चाहते हैं, आप बक्सर से आते हैं, जाति से? मैं बक्सर से नहीं आता हूँ, मैं सासाराम से। हाँ, सासाराम से आते हैं। बक्सर में आपके पिताजी रहे और आपकी जाति ब्राह्मण, ठीक है। तो इस जाति का बिहार में वजूद या कहें राजनीतिक संभावनाएं, और 2022 में जब हम आज इंटरव्यू कर रहे हैं तो बिहार की राजनीति भी जो गडमड हो रही है वो जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बिल्कुल तनातनी की स्थिति है। तो इस जो जाति का मैच है, इसमें प्रशांत किशोर कहाँ फिट बैठेंगे? देखिए, पहली बात तो आपको मैं बता दूं, जब हम बिहार से बाहर जाते हैं तो लोग बताते हैं कि बिहारी मतलब बेवकूफ़। ठीक है ना, बहुत बड़े स्तर पे भी जो लोग सफल हैं बिहार से, उनको आपको ये 2-4 होना पड़ता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि बिहार के सब लोग बेवकूफ़ हैं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देश के 40% जिलों में एक डीएम या एसपी जो है वो बिहार का लड़का है। बिहार देश के जो तकनीकी 40% जिलों में एक डीएम या एसपी में एक आदमी बिहार का लड़का है। जो तकनीकी संस्थाएं हैं देश में, चाहे आईआईटी हो या नीचे प्राइवेट स्कूल कॉलेजेज हों, हमारा पॉपुलेशन है 10 से 11% देश का, लेकिन देश के तकनीकी संस्थाओं में करीब 20 से 25% पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों बिहार के हैं। लेकिन परसेप्शन क्या है कि बिहार का आदमी मतलब अनपढ़, बिहार का आदमी मतलब बेवकूफ़। तो ये जो जाति वाली बात है, ये भी परसेप्शन बहुत बड़े, परसेप्शन का मामला है। बिहार में जाति उतनी ही बड़ी सच्चाई है जितनी तमिलनाडु और आंध्रा में है, जितनी गुजरात और कर्नाटक में है। ये कभी आप अपने दर्शकों को ये ना बताइए, क्योंकि ये गलत बात है कि बिहार में जाति, क्योंकि ये जो लोग बिहार को बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं वो आपको बताते हैं कि अरे बिहार में तो कुछ हो ही नहीं सकता, वहाँ सब जात पर ही है। ऐसा नहीं है। मैं उसको एग्जाम्पल देकर आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ। मैंने हर जगह चुनाव कराए, हर जगह जाति की इतनी ही महत्ता है जितनी बिहार में है। समाज, जब आप राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ाते हैं, तो समाज के सारे पहलुओं को आपको समझना पड़ता है। उसमें जाति भी एक सच्चाई है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। जाति को समझना और जाति की राजनीति करना दोनों दो बात है। आपको समझ होनी चाहिए।
आप उसकी राजनीति करें ना करें, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। अब आपने कहा बिहार में तो वोट जाति के आधार पर पड़ता है। मैं आपके दर्शकों को 3 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ और आपकी मदद भी लगेगी उसमें। 1984 में इस बिहार में सबसे ज़्यादा वोट किसको पड़ा? कांग्रेस ने स्वीप किया था। आपको याद होगा, इंदिरा जी की डेथ हुई थी, उसके बाद कांग्रेस ने पूरे राज्य को स्वीप किया था। जातियों का जो अनुपात है वो तो सेम ही रहता है, 84 में भी वही था जो आज है। तो कांग्रेस क्यों जीत गई? आप तुरंत कहेंगे साहब उस समय इंदिरा जी के मौत से उपजी हुई सहानुभूति की वजह से लहर था, इसलिए कांग्रेस जीत गई। इसको एक कागज़ पर लिख कर रख दीजिए। 1989 में उसी बिहार में बीपी सिंह के नेतृत्व की पार्टी जनता दल जीत कर आई, उसने स्वीप किया। तो मैं आपसे फिर पूछूंगा भाई जाति तो उस समय भी थी, क्या हुआ? तो आप बोलेंगे अरे नहीं प्रशांत जी, उस समय बोफोर्स को लेकर एक बहुत बड़ा माहौल बन गया था, एंटी करप्शन के नैरेटिव पर चुनाव लड़ा गया था, लहर थी बीपी सिंह की, इसलिए जीत गए। फिर मैं तेजी से आगे बढ़ता हूँ, 2014 पे आता हूँ। 2014 में भाजपा मतलब नीतीश जी, लालू जी सबके रहते हुए यहाँ पर भाजपा लोकसभा में जीत कर आई। आंधी मोदी जी की आंधी थी। तो मैं आपसे पूछूंगा उसमें क्या हुआ? तो आप बताएंगे वो मोदी जी की लहर थी। ये 3 एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ? एक घटना है इंदिरा जी की मौत और उससे उपजी सहानुभूति। दूसरा नैरेटिव है एंटी करप्शन का, जिसको लीड कर रहे थे बीपी सिंह जी। और तीसरा एक व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। ये क्या आपको बताता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई नैरेटिव या कोई घटना अगर ऐसा हो जो दैट कैचेज द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, जो लोगों के दिल में बैठ जाए, तो समाज में वो ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता है। और ये मेरा फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है, मैं आपको पीछे के बता रहा हूँ, ठीक है? अब राजनीतिक विश्लेषक इसको सिंप्लीफाई करके कहता है वो तो लहर वाला चुनाव है। आपको ये देखना है कि लहर क्यों बना। तो लहर क्यों बना? तो घटना से भी बन सकता है, नैरेटिव से बन सकता है, किसी व्यक्ति से बन सकता है। लेकिन मूल बात यह है कि अगर लहर बन जाए तो क्या समाज में वो ताकत है कि वो जातियों से उठकर वोट करे? पीछे का अनुभव ये बताता है कि हाँ वो ताकत है। इसलिए ये कहना कि कभी समाज को दोषी देना, अब हम में पात्रता है नहीं। होता ये है कि जब आपकी कोई घटना नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, कोई व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, तो समाज में ये टेंडेंसी होती है कि भाई चलो कुछ नहीं, अपनी जाति वाले को वोट दे देते हैं। तो जो हारता है वो ये कहता है कि हम तो जीत रहे थे, जाति हो गई इसलिए हार गए। अरे भाई आपकी पात्रता हुई नहीं, आपका पब्लिक में वो सिंपैथी बना नहीं। तो ये जो तरीका है कहने का कि हम इसलिए हार गए क्योंकि सब जात वाला दूसरे को वोट कर गया। मतलब जाति कुछ भी हो, बिहार का कोई आदमी यदि ठीक से लड़े तो मुख्यमंत्री बन सकता है। भाई मुख्यमंत्री, मैं कह रहा हूँ कि आज अगर आपको इन सारी एनालिसिस को छोड़ दीजिए, आज सबसे ज्यादा वोट एक नेता को जिसके नाम पर वोट पड़ रहा है बिहार में, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं आप बताइए मुझे। तो आप खुद से अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट 1 मिनट में कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर वोट पड़ता है, और दूसरा आप कह रहे हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा वोट नरेंद्र मोदी को है, जो भाजपा को भी वोट मिल रहा है। लोग कहते हैं भी वो तो मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है। तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं आप मुझे समझा दीजिए। प्रशांत किशोर कभी बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? भाई बनना चाहेंगे नहीं चाहेंगे की बात जनता नहीं। बनाना चाहेगी। मैं जो चाहता हूं आपको बता रहा हूं। मैं एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहता हूं जिसके जरिए सत्ता का परिवर्तन हो, और सत्ता परिवर्तन ऐसे लोगों के साथ हो जिनकी सोच सही हो, जो व्यवस्था परिवर्तन में परिवर्तित हो। साथ ही ये बिहार से बाहर देश के लिए एक मॉडल बने कि देखिए भाई बिहार के जिन लोगों को आप हे दृष्टि से देखते हैं, इन लोगों ने वो करके दिखाया है जो देश में कहीं नहीं हुआ है। चलिए अब हम बिहार के असली मुद्दे पर आते हैं कि देखिए बिहार के बारे में एक बात कही। सारे मुद्दे तो असली ही हैं। नहीं, मतलब ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है कि बिहार के बारे में एक बात कही जाने लगी है। नहीं, एक और आपने सवाल किया, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जातिगत जनगणना का। भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए प्रशांत किशोर कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। भाई कोई भी इंफॉर्मेशन जो सरकार को नीति निर्धारण में या उसके बेहतर टारगेटिंग में मदद करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें राजनीति करने की जरूरत क्या है? भाई होनी चाहिए, उसको कराइए। अब इस पे रोज बैठक किसी को कराना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कराना किसी को नहीं है। इसको जैसे विशेष राज्य के दर्जे को लेकर राजनीति 10 साल से चल रही है, उसी तरीके से जातिगत जनगणना न मांग जो विपक्ष में बैठे हैं उनको कराना है, न सत्ता में बैठे हैं उनको कराना है। ये इसकी चर्चा बनाए रखनी है। और लोगों ने कहा भाई विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है इसलिए बिहार नहीं सुधर रहा है। तो आप समझिए कि
एनडीए की सरकार यहाँ है, मांगने वाले एनडीए के लोग और देने वाला दिल्ली में एनडीए की सरकार वहाँ पर भी है। किसने रोका है आपको लेने से? आप विशेष राज्य का दर्जा ले लीजिए, बिहार को सुधार दीजिए। तो लेकिन विशेष राज्य की दर्जे की चर्चा बनाए रखेंगे। किसी ने कहा भाई वो दे नहीं रहे हैं, हम तो मांग रहे हैं। तो मैंने पूछा भाई आप 2017 से एनडीए की सरकार है, 2017 से बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, आप मुझे सिलसिलेवार तरीके से 2 घटना बता दिए जिस दिन मुख्यमंत्री यहाँ से गए हों कि आज दिल्ली नीतीश जी गए हैं सिर्फ और सिर्फ विशेष राज्य दर्जा की मांग करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए। एक घटना अगर कोई मुझे बता दे, एक डेट बता दे, तो मैं मान जाऊँगा। साहब आप सुनते हैं कि आज सीटों की चर्चा के लिए नीतीश जी गए हैं, एनडीए में शामिल होना है कि नहीं होना इसके लिए गए हैं, लेकिन विशेष राज्य के दर्जा के लिए नहीं गए हैं। तो ये क्या दिखाता है आपको? ये विशेष राज्य का दर्जा, जातिगत जनगणना, ये वो मुद्दे हैं जो आप आग जलाकर रखते हैं ताकि रोटी सेकी जाती रहे। इसको लेना देना नहीं है कुछ। भाई आपको जातिगत जनगणना करना है, विधानसभा सर्वदल से यहाँ पास हो गया, विधानसभा ने कर दिया, कैबिनेट में ले आइए ना भाई, दिक्कत क्या है उसमें? ठीक है, कैबिनेट में ले आइए। लेकिन एक बात मैं और चर्चा किए जा हाँ, रही है। एक बात मैं और समझना चाहता हूँ, ये सेंसस जो है, जनगणना है, ये केंद्र का विषय है। ये जातिगत जनगणना यदि राज्य करा भी लेता है तो इसका लीगल सैंक्टिटी क्या हो? फिर मैं वही आपको बात, देखिए पहली बात की जातिगत जनगणना ये पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले यूपीए की सरकार जो पिछला सेंसस हुआ था उसमें भी जातिगत जनगणना की बात कही गई है, उन्होंने भी डेटा कलेक्ट किया था। अब ये अलग बात है कि डेटा कलेक्ट करने के बाद उन्होंने उसको रिलीज नहीं किया। जिन लोगों ने रिलीज नहीं किया, जिन सरकारों ने, पहले यूपीए और अब एनडीए, उनका कहना है कि जो डेटा उनको दिख रहा है, जो एनालिसिस हुई होगी या जो लोग भी उसको हैंडल कर रहे हैं, उनको वो कुछ डिस्टॉर्टेड दिख रहा है। तो उनके मन में शायद ऐसी बात है कि इसकी फिजिबिलिटी को लेकर कि भाई इसको कर पाएंगे कि नहीं सही तरीके से। जो लोग यहाँ कह रहे हैं कि करना चाहिए, और बिहार अकेला राज्य नहीं है, कम से कम 15 राज्यों में लोग कह रहे हैं कि होना चाहिए। तो ये खाली जबरदस्ती के बिहार के नेता इस पर रोटी सेकना चाह रहे हैं, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना। और ये जो कहा जा रहा है कि सिर्फ एक कॉलम का मामला है, वो इतना आसान नहीं है। तो वही बात है कि आपको समझ है नहीं, लेकिन ज्ञान दिए जा रहे हैं। भाई जातिगत जनगणना का एक पूरा प्रयास देश भर में पिछले सेंसस के दौरान किया गया, डेटा को कलेक्ट किया गया, उसको एनालाइज करने के बाद प्रिलिमिनरी तौर पे जैसा सरकार बता रही है कि उसमें कुछ डिस्टॉर्शन पाए गए। तो अब या तो वो अपनी जो कलेक्ट करने की या एनालाइज करने की जो विधि है उसको सुधार कर नए तरीके से करें, या अगर राज्य स्पेसिफिक अपना कुछ करना चाहता है तो राज्यों के पास 100 ऐसे तरीके हैं कि अगर आपने कहा सैंक्टिटी क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप अलग अलग रिजर्वेशन की व्यवस्था है, अलग अलग राज्य सरकारें स्कीम चलाती हैं, आप जातिगत जनगणना बिहार में करा लीजिए और उसके हिसाब से राज्य के दायरे में जो बजट है, जो खर्चा करना चाहते हैं कीजिए, जो बेनिफिट देना चाहते हैं दीजिए। रोक कौन रहा है आपको? केंद्र ने ये कहा कि भाई हम सेंट्रली नहीं करा रहे हैं, आपको तो कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन भैया आपको कराना नहीं है, केवल कहना है, आपको इसकी चर्चा बनाए रखनी है। जैसे आपने विशेष राज्य दर्जा का चर्चा बनाए रखा है कि जब भी कोई कहे कि भाई काम क्यों नहीं हुआ, तो आप कह रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। तो नहीं मिला तो आपने मांगा क्यों नहीं? मांगा नहीं तो धरने पे क्यों नहीं बैठते हैं दिल्ली में? चलिए, एक बात जो बिहार के बारे में कही जाती है और इसे लेकर हम जैसे लोग बड़े चिंतित रहते हैं कि बिहार बुढ़ों का प्रदेश बनता जा रहा है, बिहार बेरोजगारों का प्रदेश बनता जा रहा है। 12वीं तक हमारे बच्चे, जब 12वीं करनी होती है वो बच्चे हमारे बिहार में होते हैं, लेकिन 12वीं के बाद बिहार से बाहर। टैलेंट गया मेरा, भविष्य मेरा गया, और यहाँ जो गए वो फिर वापस नहीं आते हैं, क्योंकि बिहार में 3 तरीके की नौकरी ही, सिपाही, मास्टर साहब, नहीं तो सेल्समैन। और हालात ये बन गए हैं कि हम तो टैलेंट को भेज दिए अपना, और उनके बूढ़े माँ बाप यहाँ रह गए। लोग बेटियों की शादी भी करना चाहते हैं जिनकी बेटियाँ पढ़ी लिखी हैं, ठीक से पढ़ी हैं। ऐसे घर में जिनके माता पिता तो बिहार में रहते हो, चाहे वो शेखपुरा में रहते हो, चाहे नवादा में रहते हो, चाहे बक्सर में रहते हो, लेकिन होने वाला दामाद रहता हो मेट्रोपॉलिटन सिटी में। तो ये जो स्थिति हो गई। और दूसरा, बेरोजगारों का, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की लेकिन घर में 2 जून की रोटी की भी समस्या है, बेटा को घर से निकलना है तो वो फुचका बेचने कश्मीर भी चला जा रहा है, गोली भी खा रहा है। तो जो ये सूरत है, तो क्या केवल बिहार बुढ़ा का प्रदेश, बेरोजगारों का प्रदेश ही बनाकर अगर आपके यहाँ इतनी गरीबी है, 50% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं,
करीब करीब 70%, 70-75%, 2/3 लोग दिन का 100 रुपया नहीं कमाते हैं बिहार में। तो आपकी स्थिति तो ये बनी ही रहेगी। आपने पिछले 10 साल में कोई ऐसी सरकार की ओर से पहल कि भाई 2 दिन मंथन हो रहा है, 2 दिन सारे दुनिया भर के एक्सपर्ट बुलाए जा रहे हैं, बात किया जा रहा है कि रोज़गार कैसे क्रिएट किया जा सकता है, आपने कोई देखा ऐसा? कोई ऐसा प्रयास हाईएस्ट स्तर पे आपने देखा? आपने देखा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सारे अधिकारी, सारे मंत्री बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई बिहार में रोज़गार कैसे बनाया जाएगा? दोनों जगह एक पार्टी की सरकार है, ये तो कोई करता नहीं है। तो अगर आप वो नहीं करेंगे तो केरल के और तमिलनाडु के लोग आकर बिहार में तो जॉब क्रिएट नहीं करेंगे। ये तो जो यहाँ की सरकारें हैं उनको प्रयास करना पड़ेगा। और सिर्फ ये कहते रहने से कि भाई हम लोग तो बहुत गरीब हैं, हमारे लैंडलॉक्ड, भाई तेलंगाना लैंडलॉक्ड स्टेट है, इसको लेकर भी बड़ा कन्फ्यूजन है। मैं आपको बहुतों स्टेट्स का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना लैंडलॉक्ड है, उनके पास भी कोई मिनरल नहीं है। आपसे उनका प्रति व्यक्ति आय जो है वो 8 गुना ज़्यादा है। सिर्फ ये कह देने से कि लैंडलॉक्ड है और यहाँ पे मिनरल्स नहीं हैं, भाई बहुत सारे अफ्रीका में ऐसे देश हैं जिनके पास बहुत मिनरल है और वो दुनिया के सबसे गरीब देश हैं। बहुत सारे दुनिया में ऐसे देश हैं जो लैंडलॉक्ड हैं जिनके पास कोई मिनरल नहीं, वो दुनिया के सबसे धनी देश हैं। आपको जो आपकी स्थिति है, जो आपके पास संसाधन हैं, उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। बिहार में सबसे कर्मठ और बेहतर लोग हैं जो जाकर, आप कहते हैं नीतीश जी या जो भी यहाँ शासन चलाता है वो कहता है बिहारी इतना अच्छा काम करने वाला है, जाके हर जगह काम करता है और इसी में अपना शान समझ रहा है। अपने यहाँ नहीं करता है। नहीं, मतलब जो नेता है वो शान समझता है। आपको तो दुखी होना चाहिए। जो आपने बात कही, आपने कहा कि बूढ़ा रह गया जवान चला गया। साहब ये साइकिल है। जब तक आपकी जवानी है आप शरीर से मेहनत कर सकते हैं, आप बिहार से बाहर काम करते हैं। जिस दिन आप बूढ़े हो गए और बाहर काम करने की आपकी क्षमता कम हुई तो आप वापस चले आए। फिर आपका लड़का उसी दुरूह परिस्थिति में फिर काम करने वापस चला गया। साल भर में लाखों ऐसे लोग हैं जो 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन, 1 महीना यहाँ रहते हैं। बाकी 11 महीने वो व्यक्ति सबसे कठिन काम, चाहे वो तमिलनाडु में कर रहा हो, तेलंगाना में कर रहा हो, आंध्रा में कर रहा हो, पंजाब में कर रहा हो, कश्मीर में कर रहा हो, आप जहाँ जाइए बिहार के लोग मिलेंगे और सबसे कठिन काम बिहार के लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको यहाँ काम मिलेगा तो कौन चाहता है कि उसका बेटा, उसका भाई, उसका बच्चा बाहर जाके काम करे। काम करने वाले मजदूर नहीं मिल रहे हैं। सरकार को यहाँ उसकी व्यवस्था करने के बजाय इसी को कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत शान की बात है कि बिहार का आदमी न रहे तो दिल्ली में सब्जी नहीं बिकेगी। अरे भाई, आपको तो ये देखना है ना कि बिहार का आदमी अगर सब्जी यहाँ पैदा कर रहा होता और दिल्ली में सब्जी यहाँ से भेज रहे होते तो यहाँ का आदमी व्यवसायी होता, 4 आदमी को नौकरी दे रहा होता। यहाँ पर 3 चीज़ें जो हैं, काबिल और कर्मठ लोग, उपजाऊ जमीन और पानी, इसके इर्द गिर्द बिहार के विकास की परिकल्पना, नए बिहार को बनाने की परिकल्पना की जा सकती है। चाहे आप औद्योगिकीकरण करना चाहते हैं या आप शिक्षा बेहतर बनाना चाहते हैं, रोजगार के अवसर क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों की आय बढ़ाना चाहते हैं, उसके मूल में मेरी समझ ये है कि ये 3 बातें होनी चाहिए। लेकिन जो मैंने अभी कहा है कि अभी 1 साल के प्रयास के बाद हर सब्जेक्ट पे, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, औद्योगिकीकरण हो, पलायन हो, इस पर एक पूरा ब्लूप्रिंट, दुनिया के सबसे बेहतर लोग जो इसमें जुड़ के कुछ सहयोग करना चाहते हैं, जो बिहार के लोग हैं। मैं अभी 2 दिन पहले मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे, जो प्रवासी बिहारी हैं, करीब 400 लोग जूम के माध्यम से मेरे से जुड़े हुए हैं। कोई जर्मनी में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई यूके में बैठा है। सब ने कहा कि भाई हम लोग कुछ करें ना करें, इस पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और बहुत बड़े बड़े पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं, बहुत बड़े जगह पे लोग बैठे हैं, बहुत काबिल लोग बैठे हुए हैं। कोई प्रयास आप मुझे बताइए बिहार सरकार ने पिछले 10 साल में किया हो कि भाई उनको बुलाएं, उनसे सीखें कि भाई क्या किया जा सकता है। मुसीबत यहाँ ये है कि नीतीश जी ने अपने आप को विकास का एक गोल्ड स्टैंडर्ड मान लिया है कि जो मुझे आता है बस वही सब है, वही काफ़ी है, किसी दूसरे को कुछ नहीं आता है। ये दिक्कत है। भाई आप उनसे पूछिए कि साहब नीति आयोग में तो बिहार को नीचे बताया जा रहा है, तो नीतीश जी का जवाब पत्रकारों के साथ क्या था? भाग, उस सबको कुछ आता है। अरे भाई, जो डेटा बना रहा है उसको आता नहीं है, जो बाहर के दूसरे राज्य वाले अच्छा कर रहे हैं उनको कुछ आता नहीं है, राज्य के लोग जो बाहर कर रहे हैं उनको कुछ आता नहीं है, तो सिर्फ आप ही को आता है। ठीक है, आप मुख्यमंत्री हैं, सुधार दीजिए सबको। और नहीं सुधारते हैं तो हैव द ह्यूमिलिटी कि भाई हम अकेले नहीं कर पा रहे, 20 लोगों को बुलाते हैं, चर्चा करते हैं, उसका रास्ता बनाते हैं।
लोकतंत्र तो ऐसे चलेगा। आप कर भी नहीं रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि अरे किसी को कुछ आता है, अरे आप ही अकेले इंजीनियर एक बिहार से हैं। ये जो भावना है, नहीं, मैं इसको बताना चाहता हूँ लोगों को कि भाई नीतीश जी एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति हैं बिहार के, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि नीतीश कुमार ही एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। बहुत सारे लोग यहाँ इनसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और काबिल हैं, उनको आप शामिल तो कीजिए। आप शामिल ही नहीं करते हैं, किसी से सलाह नहीं कीजिएगा। मैं आपको नाम लेके 2500 एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो बहुत बड़े पोजीशन में, बहुत बड़े जानकार अपने अपने क्षेत्रों के, जिन्होंने ये कहा है कि भाई हमने किया इनके 15 साल के कार्यकाल में, उनको बताया साहब हम ये कर सकते हैं, इस तरीके से इसको सुधारा जा सकता है। जब आप किसी से मदद ही नहीं ले रहे हैं, किसी की सुनना ही नहीं चाहते हैं। एक पुरानी कहावत है कि वो यक्ष प्रश्न में लिखा हुआ है कि जो राजा दूसरे की सलाह नहीं लेता है उसका क्या होता है, तो उसका क्षय होना ही है। आप राजा हैं, लोकतांत्रिक तरीके से तो राजा ही हैं बिहार के। आप किसी से सलाह ले ही नहीं रहे कि भाई शिक्षा हमारी ध्वस्त है। आप जाके पूछिएगा तो आपको आता है, कुछ आता है, बिहार सब शिक्षा सुधार दिए, और लोग मरे जा रहे हैं नीचे। चलिए शिक्षा पर ही आते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ जी, साइंस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ। हम लोग के ज़माने में पहली बार हम लोग गांव से आए तो देखा भाई इस तरह का भी कोई इंस्टीट्यूशन होता है। वो सरकारी व्यवस्था थी, कोई प्राइवेट व्यवस्था नहीं थी। आप कह रहे हैं कि बाहर से लैंडलॉक्ड है इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। साइंस कॉलेज, कैम्ब्रिज कहा जाता था। साइंस कॉलेज तो यहाँ पर था पहले से। आज आप उसकी दशा जाकर देख लीजिए, आज उसकी दशा आप देख लीजिए। सिर्फ उस कॉलेज से, साइंस कॉलेज से, पटना कॉलेज से, बीएन कॉलेज से, जो यहाँ के एलएस कॉलेज से, इनसे निकले हुए अगर एलुमनाई अगर आप देखेंगे, कम से कम 50,000 लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट करके दिखाया है। आप एलुमनाई की बात कर रहे हैं प्रशांत जी, किसी को टैप नहीं करते हैं कि आप पटना में एक मिलर स्कूल है, एक ज़माने में बहुत बड़ा स्कूल था, वहाँ मुख्यमंत्री पैरवी करते थे, सरकारी स्कूल था। और अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप उसी स्कूल के प्रोडक्ट रहे हैं। उन्होंने लंदन में एक दिन स्कूल की तस्वीर देख ली, उन्हें बड़ा रोना आया। उन्होंने अपने एक सीईओ टाइप के अधिकारी को, करोड़ों के पैकेज वाले को बिहार भेजा कि मैं उस स्कूल की तकदीर और तस्वीर बदलना चाहता हूँ। बदले में मुझे न नाम चाहिए न कुछ चाहिए, लेकिन यह दिखे कि मेरा स्कूल है। वह पटना के सेक्रेटेरिएट में 4 महीने तक जूते घिसता रहा और उसे मंजूरी नहीं। आप अपनी खुद जवाब दे रहे हैं कि भाई ये लैंडलॉक्ड, जातिगत जनगणना, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, ये सब फसाड है। ये सब फसाड है। मैं कह रहा हूँ जो व्यवस्था थी पहले से, साइंस कॉलेज लोगों का, एक यहाँ के लोगों का सपना होता था कि 10वां में आप अगर आपको अच्छा नंबर आएगा, आप साइंस कॉलेज में पहुँच गए तो आपकी ज़िंदगी बन जाए। पटना कॉलेज पहुँच गए तो ज़िंदगी बदल जाए, ज़िंदगी बन गई। आप वहाँ जाकर देखिए आज स्थिति क्या है। नई बात छोड़ दीजिए, आपने नया क्या बनाया छोड़ दीजिए, उस कॉलेज को, पूरे यूनिवर्सिटी को आपने ध्वस्त कर दिया। आपने क्या किया? अरे आप पूछिएगा तो बताएंगे कि हम तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट किए, उन्होंने माना नहीं। भाई जब वो अच्छा था तब सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं था, वो तो राज्य की यूनिवर्सिटी थी। आज उस कॉलेज को जाकर रोना आ रहा है देख के। फिजिक्स डिपार्टमेंट में सीवी रमन ने आज से 50 साल पहले लिखा है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिजिक्स लैब एट दिस लेवल इन होल ऑफ ईस्ट एशिया। वो कोई बाहर का आदमी आकर थोड़ी ना बनाया था। चलिए तो यूनिवर्सिटी की आपने बात कर ली, नहीं स्कूलों की भी हालत, आप मिलर स्कूल की बता रहे हैं, हर जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल होता था। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। कोई एक स्कूल होता था जिसमें कि एडमिशन लेने के लिए लोगों को पैरवी लगाना पड़ता था। सरकारी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग पढ़े हैं बुरा चादर वाले स्कूल में। और आप वैसे स्कूलों की आज दशा जाकर देख लीजिए। देखिए अब तो क्या है, देखिए इस पर भी चूंकि आप जन सुराज की बात कर रहे हैं और हम लोग आ गए शिक्षा पर। बिहार में शिक्षकों की बहाली हो रही है सर्टिफिकेट पर, और बिहार में सर्टिफिकेट कैसी आप जानते हैं। अभी आपने देखा कि एक लड़का बड़ा वायरल हुआ, सोनू नालंदा का, जिसने मुख्यमंत्री से सवाल कर दिया था कि हमारे स्कूल के मास्टर साहब को अंग्रेज़ी नहीं आती है या बेसिक नॉलेज नहीं है। तो कुछ रिपोर्टर पहुंचे मास्टर साहब के पास, दीपक सर उनका नाम है। नहीं, आपने जो रिपोर्टर, पहले मुख्यमंत्री जी ने उसको क्या कहा वो भी तो बताइए। नहीं, मुख्यमंत्री ने जो कहा वो तो, लेकिन हाँ चलिए दीपक सर के पास पहुंचे और दीपक सर से रिपोर्टर ने सिर्फ 2 ही सवाल पूछा, एडमिशन का स्पेलिंग बता दीजिए और हेड मास्टर का स्पेलिंग बता दीजिए, क्योंकि वे उस इंटरव्यू में इन 2 शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। वे दोनों नहीं बता पाए। तो क्या होगा बिहार का? और जब जनसुराज की आप बात करेंगे तो क्या सर्टिफिकेट के आधार पर शिक्षक बहाल कर, और बिहार में सर्टिफिकेट, याद है ना कदाचार कैसे होता है, तो कैसे ये एडहॉक। देखिए
मतलब ये दुर्भाग्य है बिहार का कि जहाँ पर एक शिक्षा ही एक ऐसा ऑप्शन था यहाँ के लोगों के लिए कि अगर आप गरीबी के कुचक्र से निकलना चाहते हैं तो आप पढ़ लिख जाइए, कुछ अच्छा कर लीजिए, अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार की ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। एकमात्र उपाय शिक्षा थी, उसको पूरी तरह से यहाँ पर ध्वस्त कर दिया। आप कह रहे हैं कि नए शिक्षक आ गए उसके लिए ख़राब हो गया, या एक उसका पहलू आप बता रहे हैं। मैं आपको बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि शिक्षक पटना यूनिवर्सिटी के तो पहले से अच्छे थे, वहाँ पर क्यों व्यवस्था खराब हो गई? जो था भाई कम से कम उसको तो रहने देते। आप उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना सके, लोगों की तो अपेक्षा थी कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दें और उसको बेहतर बनाएं। आप वो तो बना नहीं सके, जो था उसको भी ध्वस्त कर दिया। जिस इंजीनियरिंग कॉलेज से नीतीश कुमार खुद पढ़ के निकले हैं उसकी दशा जाकर आप देख लीजिए आज। तो हॉस्पिटल्स की भी वही स्थिति है। मैं वही बात कह रहा हूँ, आप चाहे स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात कर लीजिए। पटना आते थे ऑपरेशन कराने। भाई मैंने आपको मूल बात क्या बताई कि 50 और 60 के दशक में ये राज्य देश का सबसे बेहतर गवर्नड स्टेट्स में इसकी गिनती होती थी, और अभी आप सबसे निचले पायदान पे हैं। तो स्वाभाविक है कि सारे मानकों पर, सिर्फ शिक्षा स्वास्थ्य नहीं, आप विकास का कोई मानक उठा लें, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति देख लीजिए, आप स्कूलों की हालत देख लीजिए, नीचे का करप्शन का हालत। मुझे रोज़ लोग मिलने आते हैं, वो बताते हैं कि मनरेगा में और इंदिरा आवास में 40% लोग, मतलब इंदिरा आवास में 40% करप्शन है। 40% पैसा 40 से 45 हज़ार रुपये आपको देना पड़ता है। अब मैं कल एक चर्चा कर रहा था कि अगर मान लीजिए कि आपको स्पेशल स्टेटस मिल गया, आपके पास और पैसा आने लगा, तो ये करप्शन, अगर करप्शन की वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। अभी आज आपके पास 10,000 करोड़ की स्कीम है तो उसमें से आप 4,000 करोड़ चोरी करा रहे हैं, और कल 50,000 की हो जाएगी तो उसी हिसाब से उसमें चोरी कराने लगिएगा। चलिए चोरी होगी, अब आगे बढ़ते हैं। नहीं, जो तंत्र है ऐसा लगता है दूर से देख के। मैंने भी 2014-15 में मैं आया था यहाँ, उसमें और आज की स्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है सरकार में। मैंने नीतीश जी के लिए इस तरह के लोगों के मन में कभी शब्द प्रयोग करते देखे नहीं। मैं जब यहाँ 15 में आया था और बहुत बड़े स्तर पे सर्वे वगैरह करना, लोगों से जानना समझना, कोई व्यक्ति ये नहीं कहता था कि नीतीश कुमार के इंटेंट में या उनके प्रयास में कमी है। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल का जो भी हुआ है उसके बाद से कि लोग उनकी नीयत को भी डाउट कर रहे हैं कि भाई ये मतलब पूरी तरीके से सरकार जो है वो एक तरह से जिसको कहते हैं ना ब्रेक फेल, जो ड्राइवर है उसकी कंट्रोल से ही बाहर चली गई है। जो अधिकारी हैं वही चला रहे हैं, उनकी मर्जी जैसे चाहे वो चलाएं। अब आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस की बात देख लीजिए, 3 रिटायर्ड अधिकारी को अपने एडवाइजर बनाया हुआ है। ये क्या दिखाता है? आप सर्विंग अफसर को, आपको ये भी नहीं कॉन्फिडेंस है कि आप सर्विंग अफसर के साथ चलाइए। जब आदमी की अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाती है तो रिटायर्ड आदमी को एडवाइजर बना के रख लेता है, ताकि वो तो वही बोलेगा, आपकी मर्जी पर है, जो आप सुनना चाहते हैं वही बोलेगा वो। देखिए, अब प्रशांत जी बात यह है कि आप भी कह रहे हैं 2 साल, 5 साल, 10 साल आप बिहार को देने को तैयार हैं। जितना समय भी लगेगा इसका, देखिए नीतीश कुमार या लालू जी या प्रशांत किशोर इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन बिहार के लोगों के का सामूहिक प्रयास ही है। लोगों को साथ आना पड़ेगा, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भाई हमारी ज़िंदगी अगर बेहतर होनी है, हमारे बच्चों का भविष्य, अगर बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना है तो हमें प्रयास करना पड़ेगा। कोई भगवान का भेजा हुआ दूत बाहर से आकर हमारी स्थिति सुधारने वाला नहीं है। जिस बिहार में आप रहते हैं, अगर आप अपने बच्चों के लिए उससे बेहतर बिहार छोड़ना चाहते हैं तो कुछ प्रयास करना पड़ेगा। बाहर बैठ के चर्चा करते रहने से बात नहीं बनेगी। चलिए, लेकिन और मेरे जैसा आदमी अगर प्रयास नहीं करेगा तो कौन करेगा? चलिए, प्रशांत किशोर पर लेकिन एक आरोप लगता है कि 2014 से आपने भारत के चुनाव को और भारत की राजनीति को बहुत खर्चीली कर दिया, एक इसे इवेंट बना दिया। पहले क्या था, लोग जब जनसुराज की जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक आह्वान होता था, लोग पैदल चले आते थे, टमटम पर सवार होकर चले आते थे, बैलगाड़ी पर चले आते थे। लेकिन जब से 2014 में मोदी पॉलिटिक्स आई, लोगों को लाना पड़ता है, उनके लिए वाटर प्रूफ पंडाल बनाना पड़ता है, पानी की बोतल की व्यवस्था करनी होती है, फूड पैकेज देने होते हैं। तो जब इतने संघर्ष के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या इतने पैसे हैं आपके पास? नहीं, पैसे यहाँ समाज ही देगा। और आप देखेंगे, जैसे मैं अभी कुछ आए हुए मुझे 10 दिन हुए हैं, जो लोग भी मेरे से मिलने आता है ना, मैं उसको पानी पिला रहा हूँ ना चाय पिला रहा हूँ, आदमी खुद से अपने खर्चे से ही आ रहा है। अच्छा। और कोई 60,000 लोगों का बैकलॉग है अपॉइंटमेंट का। मैं 60,000 लोग, मैंने पिछले 5 मई को इंटरव्यू में अपने संवाददाता सम्मेलन में बताया था कि कोई 17,500-18,000 लोग ऐसे हैं जो कि मिलना चाहते हैं, हमने उनसे संपर्क किया है।
मेरे दिमाग में था कि इनको पदयात्रा शुरू करने से पहले इन लोगों से मिलूंगा। अब वो संख्या बढ़ के 60,000 होगी 2 दिन पहले, हर दिन वो 2,000-3,000 बढ़ता है। मैं सुबह शाम तक लोगों से मिल रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पे या 10-12 के ग्रुप में, ताकि संवाद करें। 60,000 से ज़्यादा हर दिन 2,000-2,500 लोग कॉल कर रहे हैं। फ़ोन उठाने के लिए मैंने 60 लोगों की व्यवस्था की हुई है। 60 लोग और 15 हर दिन रोज़ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लोग हायर करने पड़ेंगे, लाइन लगाना पड़ेगा फ़ोन उठाने के लिए। तो ये हमारी ताकत नहीं है। जो लोग मिलने आ रहे हैं वो क्या चाहते हैं? भाई कुछ नया होना चाहिए। छटपटाहट है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो मेरी ताकत नहीं है। ये वो बात दिखाती है जो मैंने आपको बताया, जो हम लोगों ने स्टडी किया यहाँ, कि 60 से 70% लोग ये चाहते हैं कुछ नया होना चाहिए भैया। अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग, अगर मैं कमरे में 20 लोगों के साथ बैठाता हूँ तो उसमें 1 या 2 लोग ही ऐसे होंगे जो एक्टिव राजनीतिक हों। ज़्यादातर लोग, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई समाजसेवी है, कोई शिक्षक है जो पहले कभी आंदोलन में था। ऐसे लोग क्यों आए हैं? मैं पूछता हूँ सबसे, आपका आने का प्रयोजन क्या है? कहता है साहब कुछ नया होना चाहता है, आप कर रहे हैं, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ये क्या दिखाता है? कि लोगों में नीचे छटपटाहट है। अब इस चीज़ को, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे सब समर्थन में खड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे सब वोट देने वाले हैं या हमने कोई पार्टी बनाने की बात कह रहे हैं उसमें वो जुड़ना चाहते हैं। एक सोच, एक प्रयास है, लोगों को ऐसा लगता है कुछ नया होता है, सही होता है तो उसमें जुड़ेंगे। अब ये मुझ पर है कि मैं अपने आचरण से, विचार से, कार्यकलाप से उनको ये विश्वास दिला पाता हूँ कि नहीं, उनको एक साथ ला पाता हूँ कि नहीं, इस सामूहिक प्रयास के यज्ञ में उनको जोड़ पाता हूँ कि नहीं। अगर मैं आने वाले, और इसीलिए मैं पूरा काम, पूरा समय अपना 12 घंटा 14 घंटा, मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ सुबह 7-8 बजे। पटना में कोई नेता 7 बजे इंटरव्यू नहीं करता होगा। मैं ही नहीं तैयार होता। आप नहीं तैयार होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि 7 बजे कोई नेता अवेलेबल ही नहीं होगा। हम आपसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 10 बजे से लेकर मैं रात में 9 बजे तक लोगों से मिलता रहूँगा। इसके बाद मैं अभी जिलों में जा रहा हूँ, क्योंकि जैसा आपने बताया 60-70 हज़ार लोग हो गए तो इनको तो यहाँ आके मिल नहीं सकते हैं, तो मैं अब जिलों में जाऊँगा। वहाँ अगले 3 महीने में जितने लोगों से मिल सकता हूँ, अभी सुन रहा हूँ। ज़्यादातर मेरा काम सुनना ही है उनसे कि भाई क्या कह रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं, पहले सुने तो क्या लोग कह रहे हैं। इसके बाद मैं 2 तारीख से पदयात्रा कर रहा हूँ। 2 तारीख से 2 अक्टूबर से 3000 किलोमीटर बिना लौटे हुए। बिना लौटे। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन चले फिर अगले दिन आ गए पटना, फिर यहाँ से हेलीकॉप्टर से या गाड़ी से गए, ऐसा नहीं। पैर में छाले खाने को एक बार जब शुरू करेंगे तो 3000 किलोमीटर एक बार में पूरा करेंगे। चाहे उसको करने में मेरा अपना अनुमान है कि 10 से 14 महीने तक लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि एक दिन में आप कितना चलते हैं और कितनी भीड़ है, कितने लोगों से मिलते हैं। इसको पूरा करेंगे, इसके बाद ही तय करेंगे कि भाई आगे जब इतने लोगों से मिल लेंगे, कुछ बात समझ लेंगे, उनसे समझेंगे कि एक्चुअल बात क्या है। जब ये सारे लोग मिलकर, फिर उनसे मिलकर बैठ के चर्चा करेंगे कि भाई आगे क्या करना है। सब मिलकर कहते हैं दल बनना चाहिए तो दल बनेगा, बिल्कुल दल बनेगा, लेकिन सब मिलकर तैयार हो तब, सब मिलकर तैयार हो और साथ ही वो ही मिलकर खाका खींचे कि दल बनेगा तो वो चलेगा कैसे, ये भी जरूरी है कि दल बन जाए और प्रशांत किशोर उसके अध्यक्ष बन जाए और वही चेहरा बन जाए तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। पहले से 1000 दल है, उसमें एक आदमी कोई और ऐड हो जाएगा, उससे बात नहीं बनेगी। दल बने, लोग मिलकर तय करें और ये भी तय करें कि वो दल चलेगा कैसे, उस दल की प्राथमिकताएं क्या होंगी और उस दल के पास जो बिहार के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, इस पर ब्लूप्रिंट क्या है उसको पब्लिक डोमेन में रखेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हम आएंगे तो 10 लाख जॉब दे देंगे, ये बताएंगे कि आकर जॉब जो देंगे वो कैसे देंगे, वो भी पब्लिक डोमेन में रखेंगे। अभी चुनाव तो है नहीं, मैं अभी रख रहा हूँ। और आपको ये भी बताऊँ, मैं जो मेरे मन में बात है कि इस ब्लूप्रिंट को पब्लिक डोमेन में रखेंगे कि शिक्षा को कैसे सुधारा जा सकता है, स्वास्थ्य को कैसे सुधारेंगे, और उसको अभी की सरकार, इनके पास भी ऑप्शन है, चाहे तो ये इम्प्लीमेंट कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैंने रख दिया। हम पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं और जो भी समाज में जुड़ के इसमें इनपुट देना चाहता है, सबके सहयोग से सबसे बेहतर लोग उसको एक ड्राफ्ट बनाकर पब्लिक डोमेन में डालेंगे। अगले साल आप समझो मई या जून का मेरा टारगेट है कि 1 साल में सब इनपुट लेने के बाद बिहार के जो महत्वपूर्ण 10-12 मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर आगे का ब्लूप्रिंट क्या हो, वो जनता और एक्सपर्ट्स के सलाह से बनाया हुआ एक ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में रखेंगे। लोगों को उस पर कमेंट करने, सुझाव देने, चेंज करने का मौका होगा और सरकार भी चाहे तो जो हिस्सा उसका लेकर इम्प्लीमेंट करना चाहे वो कर ले। चलिए अंतिम सवाल पर आते हैं कि देखिए अब तो प्रशांत किशोर किसी के लिए चुनावी प्रबंधन नहीं करने जा रहे हैं, कभी नहीं। हाँ, किसी के लिए सहयोग नहीं करने जा रहे हैं किसी राजनीतिक पार्टी के, लेकिन देश में जो बात कही जाती है और इन दिनों तो बहुत ही चर्चा में है, अब आप संघर्ष के पथिक हो गए हैं, बिहार के लिए संघर्ष के राही हो गए।
लेकिन जो संघर्ष का राही बनता है इन दिनों, उसके सामने ईडी सीबीआई खड़ी हो जाती है। प्रशांत किशोर को कभी ईडी सीबीआई से डर लगता है? भाई देखिए, अभी तक तो मुझे कोई ईडी सीबीआई आके क्या करेंगे, मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? प्रशांत किशोर के पास कुछ है ही नहीं। भाई अगर होता तो आपने ठीक कहा, तो ईडी सीबीआई वाले पकड़ के ले जाते। अच्छा। आने दीजिए ईडी सीबीआई को, वो उनको जांच करने दीजिए। अगर कुछ गलत होगा तो पब्लिक के डोमेन में दिखेगा। जी। आप देखेंगे, मैं बिहार में ये जो नई राजनीतिक व्यवस्था की बात कह रहा हूँ, उसका एक पहलू पैसा भी है कि मैं यहाँ पर क्राउड फंडिंग से ही ये पूरा करके दिखाऊंगा। क्राउड फंडिंग से? पूरा क्राउड फंडिंग से इसको फंड करके आपको दिखाऊंगा। अच्छा, कहा तो ये जाता है कि तेलंगाना में आपका बजट ये था, बंगाल में आपका भाई देखिए, तेलंगाना में जो पार्टी है या आंध्रा में जो पार्टी है या बंगाल में जो पार्टी है, जिनके साथ आप काम, जो मैं पिछली भूमिका में करता था, ये उनका डिसीजन है कि वो अपने कैंपेन को किस तरीके से करना चाहते हैं, कितना खर्च करना चाहते हैं और पैसे कहाँ से लाते हैं। वो मेरा प्रीरोगेटिव नहीं है। मेरा काम वहाँ ये है कि भाई साहब, आपको इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, इसको करने में आपको इस तरह की व्यवस्था क्रिएट करनी पड़ेगी और उस पर ये खर्च आएगा। जो काम मैं बिहार में करने जा रहा हूँ, ये इस पर मेरा पूरा कंट्रोल है। मैं इसको सोच कर आया हूँ कि मैं एक नई राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। अब नई राजनीतिक व्यवस्था करप्शन के पैसे से तो बना नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए मुझे जनता से ही पैसा क्राउड फंडिंग करना पड़ेगा और इसको किया जा सकता है। मैं अभी उस पर ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इसको पहले मुझे करके दिखाने दीजिए। जो लोग भी आज कह रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर को चुनाव प्रबंधन आता है, रणनीतिकार हैं, अगर 10 साल पहले आप मेरे से मिले होते और मैं ये बात कहता कि कोई प्रशांत किशोर, आपको ये इंटरव्यू हो रहा होता और मैं कहता कि मैं यहाँ कुछ ऐसी विधा शुरू करने वाला हूँ, तो आप क्या कहते? कोई विश्वास नहीं करता। 10 साल में उसको करके दिखाया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको करके बिहार में दिखाएंगे। आपके दर्शकों को आश्वस्त कर रहा हूँ कि ये किया जा सकता है, क्योंकि बिहार के लोगों में, बिहार की मिट्टी में वो ताकत है। मैं पूरी तरीके से डिटर्मिन्ड हूँ, सोच समझ कर आया हूँ कि इस चीज़ को बिहार में किया जा सकता है और इसी से बिहार का भविष्य बदलेगा, बिहार के लोगों के भविष्य बेहतर बनेगा। मैं जो कर सकता हूँ उसमें कोई दिक्कत, उसमें कोई कमी नहीं पाएंगे आप। अगर इसको करते हुए फेल भी हो जाऊं तो मुझे कोई मलाल नहीं है। मुझे इसको करना ही है। इसको करना ही है, मुझे कोई दूसरा रास्ता बीच में लेना नहीं है। तो ये प्रशांत किशोर जी थे, आपने देखा, बिहार के भविष्य की बात कर रहे हैं, बिहार में जनसुराज की बात कर रहे हैं। और जब बिहार में लड़ने को आ ही गए हैं तो ज्ञानेश्वर तो मिलते ही रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को।